रिकॉर्ड बनने के बाद उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कारोबार और आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इंटरेस्टिंग भी। देखते हैं किन लेवल्स पर होती है क्लोजिंग और बैंक निफ्टी की लीडरशिप क्या आज बाजार को बचा पाती है। आज की क्लोजिंग और कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि क्या बनानी चाहिए आपको इस समय बाजार पर रणनीति और अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। पर उससे पहले सर बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दीप, बड़ी बातें बिल्कुल साफ है कि बाजारों में अच्छी तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। रिकॉर्ड बनाने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बनाए आज रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड बनने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन निचले स्तरों से वापस संभलता हुआ भी दिख रहा है। 17,225 का हाई बनाकर 17,075 तक पहुंचा है, तो 75 पॉइंट नीचे है अपने टॉप से, तो 75 पॉइंट ऊपर है अपने बॉटम से आज और कल के लेवल के आसपास। ये है निफ्टी का हाल। लेकिन बैंक निफ्टी है जबरदस्त सेक्शन में 37,000 के बेहद नजदीक पहुंचकर थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी अब भी अच्छी खासी तेजी बरकरार है बैंक निफ्टी में। रियल एस्टेट शेयर आज जबरदस्त एक्शन में, जबरदस्त उछाल में है, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक्स, एफएमसीजी, इंफ्रा, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी है, लेकिन इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटी और मेटल शेयरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दबाव आपको नजर आएगा, और ये मजबूती आती दिख रही है एफआईज की दमदार खरीदारी के साथ, और ये मजबूती आती दिख रही है अमेरिका के बाजारों के साथ। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स फिर से 150 पॉइंट उछलकर कल की सुस्ती के बाद आज डाउ अमेरिका में दमदार ट्रेड होने की संभावना, 150 पॉइंट की तेजी डाउ में दिखेगी। यूरोप के बाजार 1.5% तक ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल संकेत कितनी मजबूती भरे हैं। ये आपके लिए बड़े संकेत है जी। बिल्कुल सर, तो जबरदस्त एक्शन है बाजारों में। थोड़ा ऊपरी स्तरों से सर हल्का हुए हैं बाजार, और वही सवाल पूछना था कि अब क्लोजिंग में एक्शन फिर से बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे एक तो ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, डाउ फ्यूचर्स 150 अंक मजबूत, और हमारे भी बाजारों में आपने आज सुबह बात करी थी 36,900 37,000 की बैंक निफ्टी की, बिल्कुल उन्हीं लेवल से फिर से रिवर्स होकर थोड़ा हल्के हुए। तो क्या अब क्लोजिंग के लिए एक और मूव के लिए तैयार हो रहे हैं बाजार? कैसे देखें इस एक्शन को? दीप, 17,175 17,225 हमने कहा इस रेंज में बाजार वक्त बिताएगा। फ्रेश खरीदारी या तो आप 17,225 को पार कर लेने दें तब करें, या फिर 17,100 के नज़दीक आने दें तब करें। तो 17,100 के नज़दीक आया, 17,075 का लो भी बनाया, वो एंट्री पॉइंट आपके लिए परफेक्ट था। तो देखिए, पहली चीज़, पहला सेंटेंस इस शो का जो मैं ऑफिशियली अब बोलना चाहता हूँ वो आप ध्यान से सुन लें। कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंट्राडे की 150 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में ऊपर से आती है, और वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी 300, 350, 400 पॉइंट ऊपर है, और डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो होगा ही, और होने की एकमात्र वजह भी सुबह हम बात कर चुके थे। पुट कॉल रेशियो 1.66 के आसपास नियर ओवरबॉट है। मजबूत खुलेंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। अब पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, क्यों डरना और घबराना नहीं है, मैं बहुत साफ साफ बता दूँ। पॉइंट नंबर 1, एफआईज की लगातार खरीदारी है, चिंता की बात नहीं। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर है, चिंता की बात नहीं। और तीसरी जो चिंता की बात थी दीप, वो था हाई पुट कॉल रेशियो, ओवरबॉट मार्केट, और आधा दिन के करेक्शन में, आधा दिन का करेक्शन भी ढंग से नहीं है, 2-3 घंटे के करेक्शन में ये पुट कॉल रेशियो मेरा घटकर 1.66 से 1.23 पर आ गया है। लगभग 40 बेसिस पॉइंट घट गया है, एकदम कंफर्टेबल हो गया। यानी कि जो कमजोर लॉन्ग पोजीशंस वाले थे वो एग्जिट हो गए। तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। 17,100 के आसपास नीचे आए, आपको खरीदना ही है, कोई टेंशन नहीं। जब तक 17,000 के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड ऊपर का है, डरिए मत, घबराइए मत, नीचे आए खरीदना है। 3 फैक्टर मैंने आपके हाथ में 3 इक्के दे दिए, चौथा ही तो आपको नहीं पता है ना। 3 दे दिए। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, 150 पॉइंट ऊपर देखिए। अब रात को खराब हो जाए वो तो मुझे आपको पता नहीं, हम तो जो अभी दिख रहा है उसी पे के बेसिस पे बात कर सकते हैं। पहला, एफआईज की दमदार खरीदारी लगातार हो रही, आज भी होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, आपके हाथ में जो एक ओवरबॉट मार्केट था वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, जिसकी वजह से हमने सुबह अलर्ट भी कहा कि ऊपर के लेवल पे जब तक 17,225 के पार निकल कर ना टिके, या तो वो टिके तब खरीदिए, या 17,125 के आसपास जहाँ कल बंद हुआ है वहाँ पर खरीदिए। तो अगर आपने वहाँ खरीदा है तब भी वहीं पर है तो कोई नुकसान वाली बात है नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में, डरने घबराने की जरूरत नहीं। और बाकी तो मैं डेटा तैयार कर ही रहा हूँ, तो 2-3 पर मैं आपको बता ही दूंगा दीप कि क्या कुछ होने वाला है जी।
बिल्कुल सर, तो आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार रहेगा, पर जैसा अनिल जी ने कहा थोड़े हल्के हुए हैं बाजार, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, फिर से एक्शन बनेगा। तो आइए अनिल जी से थोड़ी देर में उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता देते हैं कौन से हैं आज के खबरों वाले शेयर्स और आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम इवेंट्स भी रहेंगे। मानसी, वरुण दोनों हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। वेदांता पर फोकस रखेंगे। FY22 के पहले अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक पर नजर है, जिसकी रिकॉर्ड डेट फिर 9 सितंबर तय की जाएगी। स्पार्क पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करने जा रहे, वहीं ओपेक प्लस की बैठक पर भी आज नजर रहेगी। कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एक तो सितंबर सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी कल होने जा रही है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। गुड लक इंडिया वारंट कन्वर्जन पर बोर्ड मीट होने वाली है, और साथ ही कोल इंडिया एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। शुक्रवार के दिन एमी ऑर्गेनिक्स और विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, जो दोनों आईपीओ आज खुले हैं, वो 3 सितंबर को बंद होते हुए दिखेंगे। वहीं HDFC लाइफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए शेयर जारी करने पर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स और इंडोनेशनल के शेयर विभाजन पर फैसला 3 सितंबर को आता हुआ दिखेगा। वहीं टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। गोल्ड बॉन्ड की जो छठी सीरीज है, उसमें निवेश का आखिरी दिन 3 सितंबर होगा। दाम जिसके 4,732 रुपए प्रति ग्राम के तय किए गए हैं। अमेरिका में अगस्त के रोजगार के आंकड़े भी शुक्रवार के दिन आते दिखेंगे, और मदरसन सुमी का शेयर शुक्रवार को एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो फ्राइडे तक के ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो एक्शन पैक्ड इवेंट्स होने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए। भारतीय बाजारों में भी भरपूर एक्शन रहेगा। पर आइए वरुण है हमारे साथ बताने के लिए कि आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। वरुण बताइए। ओके दीप, तो सबसे पहले काफ़ी सारे ऑटो नंबर्स आए हैं, तो यहाँ पे एक्शन देखने मिला है। बजाज ऑटो कुल बिक्री 3.56 लाख यूनिट से बढ़कर 3.73 लाख यूनिट रही है। हालांकि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, 1.7 लाख यूनिट से बढ़ के ये करीब 2 लाख यूनिट के आसपास आए हैं। वहीं एस्कॉर्ट्स कुल बिक्री 7268 से घटकर 5693 यूनिट्स के आसपास आई है। आयशा मोटर्स जो CV बिक्री है उसमें 93.5% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली, 4793 यूनिट के आसपास ही आई है। M&M कुल बिक्री करीब 30,585 यूनिट्स के आसपास आई है। पैसेंजर व्हीकल बिक्री जो है उसमें 17% की बढ़ोतरी देखने मिली। कुल ट्रैक्टर बिक्री जो है वो 13% घटी है और 21,360 के आसपास ही निकल के आई है। मारुति सुजुकी कुल बिक्री 1.25 लाख से बढ़कर करीब 1.3 लाख यूनिट के आसपास रही है। कंपनी की जो एक्सपोर्ट सेल्स है उसमें खासकर अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने मिली है, 7920 यूनिट से बढ़कर करीब 20,619 यूनिट्स के आसपास आई है। घरेलू बिक्री में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। टाटा मोटर्स कुल बिक्री 53% बढ़ी है, 54,190 यूनिट्स के आसपास निकल के आई है। अशोक लेलैंड कुल बिक्री जो है 6,325 यूनिट से बढ़कर 9,360 यूनिट के आसपास आई है। SML इसूजू कुल बिक्री में करीब 81% के आसपास का जंप है, 580 यूनिट ये है। और VST टीलर्स कुल पावर टीलर की बिक्री जो है वो 2,638 से घटकर 2,602 पे आई है। और ट्रैक्टर की बिक्री जो है उसमें भी गिरावट देखने मिली है, 897 से घटकर 734। तो ये वो ऑटो नंबर्स है जो आज ड्यूरिंग द मार्केट्स आए हैं। इसके अलावा कुछ खबरें जिसमें एक्सक्लूसिव हमने आपको खबर दी थी, सीमेंस, मिंडा इंडस्ट्रीज और बॉश को लेकर कि सरकार ने व्हीकल पार्ट्स के लिए BIS नियम जो है वो लागू कर दिए हैं। सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए जो नियम है वो लागू किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्लग, सॉकेट आउटलेट, इसके अलावा काफ़ी सारे और पार्ट जो है उनके लिए नियम जो है वो लागू किए गए हैं। 31 अगस्त से लागू किए गए हैं। BF यूटिलिटीज़ यहाँ पे गति शक्ति मिशन इसी महीने लॉन्च हो सकता है, ये खबर निकल के आई। और आपको याद होगा गति शक्ति मिशन के प्लान के तहत करीब 100 लाख करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो आने वाला है। इसका इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला, जम के खरीदारी देखी जा रही है। एपटेक ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में ये कंपनी जो है वो उतरने वाली है, ये कंपनी ने अनाउंस किया, बोर्ड ने इसकी परमिशन दे दी है। एलजी इक्विपमेंट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस कंपनी का जो आउटलुक है नेगेटिव से बढ़ा के स्टेबल किया है। जेनटेक 1 सितंबर तक इस कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है 403 करोड़ के आसपास है। जून में ये 192 करोड़ के आसपास थी, यानी कि दुगनी हो चुकी है ऑर्डर बुक 2 महीनों में। रामकृष्ण फोर्जिंग, यहाँ पे इकरा ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसको बढ़ाया है, हालांकि आउटलुक जो है पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है। कोलगेट, इसने EPL के साथ एक करार किया है, रिसाइकल होने वाले टूथपेस्ट ट्यूब के लिए करार जो है वो किया गया है। और आखिरी में NCC, अगस्त में कुल इस कंपनी को 877 करोड़ के ऑर्डर जो है वो मिले हैं, ये अपडेट कंपनी ने दिया है।
बिल्कुल, तो नजर रखिए ढेरों स्टॉक से एक्शन में एंड ऑफ कोर्स ज़ेनटेक। कुछ दिन पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी ड्रोन पॉलिसी से कंपनी को कैसे सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। ऑर्डर बुक भी बड़ी उछल कर आ रही है और 20% के सर्किट पर है काउंटर। आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, करते हैं सबका स्वागत और सबसे पहले चलते हैं वागले साहब के पास बिगुल के साथ वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा बाय कॉल है टाटा पावर में। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 133.50 का करंट भाव है। यहाँ पर ले एक 8 आना 1 रुपए की रेंज होगी, उससे नीचे मुझे दिखता नहीं है। 132 के नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। 130.50 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऑन द अपसाइड 139 140 का आज का टारगेट, पोजिशनल टारगेट 145। तो ये है आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से खरीदारी करने की। टाटा पावर में करें खरीदारी। अगला बिगुल है चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी और राकेश जी के लिए, उनकी तरफ से एक बेहतरीन पिक। सर बताइए सर। हमारी खरीदारी की राय है पॉलीकैब इंडिया पर खरीदारी की राय है। स्टॉक अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है पॉलीकैब इंडिया पर खरीदारी की राय है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में है। तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, फर्दर मोमेंटम की संभावना काफी ज्यादा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक से देखने को मिल रही है। महा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और जिस तरह का ब्रेकआउट यहां पर है, बिल्कुल ऐसा ही ब्रेकआउट आज से कुछ साल पहले एस्ट्रल पॉली में देखने को मिला था। जबरदस्त तेजी उस स्टॉक में बनी और बिल्कुल वही होता हुआ अभी पॉलीकैब में दिख रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस रखे। स्टॉप लॉस 2105 रुपए पर 2105 का स्टॉप लॉस होगा। 2200 रुपए का पहला टारगेट है, 2250 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए पॉलीकैब में हमारी खरीदारी करें। ओके, 2250 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी पॉलीकैब में। ये है आपके लिए राय। जय का जैकपॉट भी हमारे साथ तैयार है, उसके बाद सचिन जी भी देंगे आपको कुछ एक बेहतरीन पिक। पहले जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, ऑटो सेक्टर में मैं पिछले कुछ दिनों से बुलिश था। एक बाउंस बैक के लिए 10,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए थे मैंने और वो आ चुके हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स में। अब 10,200-250 तक के भी लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और मुझे अभी एक स्टॉक ऑटो में से ही पसंद है, वो टाटा मोटर्स। इसका 290 का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीद के चल सकते हैं। 14 रुपए 80 पैसे पर ये आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए। इन द मनी कॉल ऑप्शन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छा बाउंस आना चाहिए। सो इसको 14 रुपए 80 पैसे पे खरीद सकते हैं। एंड ऊपर में जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा अनिल जी, दैट वुड बी 19 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 21.5। 19 एंड 21.5 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 11.70 का स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी यहाँ पे टाटा मोटर्स का 290 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग 305 से लेकर 310 तक के लेवल्स हमें थोड़े अग्रेसिव टारगेट्स है। 310 तो अनिल जी अगर वो हो जाते तो उसके पहले कंफर्टेबली हमारे टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर ये अनिल जी देना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स डीवीआर पर हमने हमारे क्लाइंट्स को बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है। मुझे टाटा मोटर्स भी पसंद है। टाटा मोटर्स डीवीआर और टाटा मोटर्स दोनों ही पसंद है और 290 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर आप कर सकते हैं यहां पर ट्रेड। आइए बढ़ते हैं आगे और सचिन जी भी तैयार है अपने बीटीएसटी कॉल के साथ। बीटीएसडब्ल्यूटी का बिगुल। बनाए सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मुझे लग रहा है गैस स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, स्पेशली अगर दोनों स्ट्रक्चर्स देखें एमजीएल एंड आईजीएल, मुझे लग रहा है दोनों में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। बट मैं चूज कर रहा हूँ आईजीएल के साथ जाने के लिए। यहाँ पर अगर हम इंट्राडे चार्ट पे देखें तो वहाँ पर एक फ्रेश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 560 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 4 रुपए का ही लगाना है अराउंड 543 के आसपास एंड खरीदारी करनी है आईजीएल इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में।
तो आईजीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आती हुई सचिन जी की तरफ से ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, और हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले साहब की तरफ से भी एक कॉल है, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक मेरे रडार पर काफ़ी दिनों या हफ्तों के बाद आया है, और स्टॉक ये मेरा वाला स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। पिछले 8 से 10 दिनों में इसमें एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हुआ है 220-222 के आसपास, अभी 234 के आसपास है। मुझे लगता है 231 के स्टॉप लॉस पे लेना चाहिए। 10 रुपए की मुझे मुंह दिख रही है। 245 का मेरा टारगेट होगा आज और कल का, और आपका स्टॉप लॉस 231 होना चाहिए, तो 3-3.5 रुपए की रिस्क होगी, 10 से 12 रुपए का टारगेट होगा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस वागले साहब का परमानेंटली फेवरेट शेयर, यहां पर फिर से खरीदारी करने की राय, 5% ऊपर है। देखते हैं आज 3 बजे भी इस पर नजर रखेंगे बैन से बेनिफिट में, कि ये जब भी बड़े मुंह देता है तैयारी होती है इसकी जाने की वायदा कारोबार के बैन में। आज है कि नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सीरीज की शुरुआत है, लेकिन आईबुल हाउसिंग बड़ा कमाल करने को है तैयार है। अनुराग शाह एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर उनके पास चलते हैं। बताइए अनुराग, क्या है बड़ी खबर आपके पास? देखिए, ये जो बड़ी खबर है ये राहत की खबर है जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और ऑटो कंपनियों के लिए। जिस तरह से आज 1 सितंबर से मद्रास हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जहां पर बम्पर टू बम्पर 5 साल तक का जो नई गाड़ियों के लिए नियम लागू होने थे, लेकिन ये नियम इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां उनके पास पूरे 5 साल की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जहां पर 5 साल के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस कवरेज जारी किया जा सके। तो इस पर जो है वो सफाई आने वाली है अब से कुछ घंटों बाद, और हमारे सोर्सेज से जो मिली जानकारी मिली है और जो इंडस्ट्री ने हमें बताया है, उसके मुताबिक 3 बड़े बिंदु है वहां पर सफाई आ सकती है। सबसे पहली सफाई ये होगी कि जो नई गाड़ियां बिकेगी उनको एक साथ 5 साल का प्रीमियम नहीं देना होगा बम्पर टू बम्पर का, क्योंकि इस पे हो ये रहा था कि जो 4 व्हीलर थे वो 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक महंगे हो रहे थे, क्योंकि एक साथ आपको ऑन डैमेज का जो प्रीमियम है वो 5 साल के लिए। तो यहां पर यह क्लैरिफिकेशन आएगा कि हर साल आपको ऑन डैमेज का प्रीमियम देना होगा, यानी नई गाड़ी खरीदते वक्त एकाएक भार नहीं आएगा 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक 4 व्हीलर पे और 5-6 हजार रुपए 2 व्हीलर पे। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये आने की उम्मीद जताई जा रही है कि बम्पर टू बम्पर के अंदर जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसे बाहर रखा जाएगा, यानी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ये नियम लागू नहीं हो गए। ये नियम जो है वो कार्स और जो 2 व्हीलर है उनके लिए ही लागू होंगे। तो जो कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि वहां पर बम्पर टू बम्पर 5 साल तक का इंश्योरेंस कवरेज नहीं आने की उम्मीद। और तीसरा ये कि जो 1 सितंबर की तारीख है, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं, जो एक्चुरियल इनपुट लेना है, उसकी इतनी तैयारी नहीं है, तो इंडस्ट्री की बॉडीज के द्वारा जो मोहलत मांगी गई है, तो ये एक्सटेंशन हो सकता है 31 दिसंबर तक, यानी 1 जनवरी 2022 से नए नियम लागू हो। तो ये काफी बड़ा विंडो हो जाएगा ऑटो कंपनियों के लिए, जहां पर वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट, अपनी गाड़ियां बेच सकते हैं कि बम्पर टू बम्पर है जो जनवरी से लागू होने वाला है, और ये 4 महीने का जो पीरियड है वो ग्राहकों के लिए काफी बेनिफिट हो सकता है। तो ये 3 सफाई है जो माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में आने की उम्मीद है। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि उनको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि उन्हें यह ओन डैमेज का जो पॉलिसीज है वो किस तरह से बेचनी है। और ऑटो इंडस्ट्री जो काफी घबरा गई थी कि इतना बड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी, अपफ्रंट कॉस्ट जो है नई गाड़ी पे 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी, तो वो अभी नहीं बढ़ने जा रही है। जो प्रीमियम देना होगा वो हर साल आपको देना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए ऑटो कंपनियों के लिए राहत की बात। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फिलहाल बम्पर टू बम्पर 5 साल की जगह हर 1 साल की छूट मिल सकती है, यानी कि थोड़ी राहत देनी तो होगी। खैर, बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस, अनुराग आप यही कह रहे हैं कि भाई पेमेंट में राहत है, बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस कंपल्सरी है, वो तो रहेगा ही, वो तो कंपल्सरी होगा, करेक्ट? 5 साल तक के लिए बम्पर टू बम्पर जो है वो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो वो रहेगा, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन में माना जा रहा है कि हर साल देना होगा, यानी 50,000 रुपए जो एक गाड़ी की कॉस्ट अपफ्रंट बढ़ रही थी तो वो जो है वो 10-10 हजार रुपए हर साल होगी। तो जो नई गाड़ी जब बेची जाएगी तो डीलर के ऊपर अचानक से गाड़ी महंगी नहीं होगी।
जो 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक गाड़ी महंगी होने की ऑटो इंडस्ट्री में चर्चा हो गई थी, तो वहां पर जो स्थिति पहले जैसी रहेगी और कमर्शियल व्हीकल पे ये लागू ही नहीं होगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल को इससे बाहर रखा जाएगा, तो वहां पर क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में जो हैवी बड़े व्हीकल्स होते हैं वहां पर प्रीमियम काफी ज्यादा होता है और वहां 5 साल का अगर इसे लागू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा बोझ आ जाएगा। तो हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये कमर्शियल व्हीकल को इससे बाहर रखा जाएगा। ओके, तो ये एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आ रही है अनुराग की तरफ से। अनिल जी कैसे समझे इसे? इंश्योरेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है, पर 1 साल 5 साल की इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। जो जैसे अभी हम अपनी नॉर्मल इंश्योरेंस हर साल रिन्यू कराते हैं, उसी तरह ये बंपर टू बंपर इंश्योरेंस का भी काम रहेगा। तो सीधे साधे वो बड़ा हिट नहीं आएगा, पर आपको इंश्योरेंस तो लेनी पड़ेगी। कैसे देखें सर इसे? ना ठीक बात है दीप, देखिए पर्सनल कार्स में और कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में एक फ़र्क है, और वो ये कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा सिस्टमेटिक होते हैं, उनके लिए ईयरली रखना ठीक है, ये एक सेंसिबल डिसीजन है। कंपनियों के लिए पेमेंट के लिहाज से राहत की बात है, बाकी लेना तो ही है, इंश्योरेंस तो लेना ही, उसमें तो कहीं कोई कॉस्ट कम होने वाली नहीं है। तो एक छोटी राहत आप कह सकते हैं कि भाई उन्हें ईयरली इंश्योरेंस एक साथ 5 साल का खर्चा नहीं करना है, विच इज़ फेयर। अकाउंटिंग के लिहाज से भी अच्छा है, पेमेंट के लिहाज से भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली जो इंडियन कंपनीज़ हैं, उनके लिए फ़ायदे की बात है। और कोई ऐसा खास आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड या फिर न्यू इंडिया जो पर्सनल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में है या मोटर इंश्योरेंस में, उनके लिए कोई ऐसी खास नेगेटिव भी नहीं है। आज नहीं तो अगले साल मिल जाएगी, प्रीमियम तो मिलनी है। हल्की सी नेगेटिव इनके लिए, हल्की सी पॉजिटिव इनके लिए, बाकी न्यूट्रल। जी दीप। चलिए, तो ये है आपके लिए खबर इस समय। एटलीस्ट इतना बड़ा हिट ऑटो इंडस्ट्री को एक साथ नहीं लेना पड़ेगा, और गाड़ी जब आप खरीद रहे हो तो आपको नहीं लेना पड़ेगा, बट हाँ इंश्योरेंस तो देनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, ऑटो कंपनीज के लिए थोड़ी राहत है कि एटलीस्ट अपफ्रंट इतना बड़ा कॉस्ट में आपको उछाल नहीं दिखेगा। तो ये तो रही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आज की एक बड़ी खबर। पर एक और खबर आ रही है, एमएनएम फाइनेंस पर रखिए नजर। और आज सुबह भी एमएनएम फाइनेंस हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आया था। आई थिंक मुदित जी ने भी इसको रेकमेंड करा था खरीदारी के लिए। राहुल रिबेलो ये हैं नए सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, माफ कीजिएगा, राहुल रिबेलो ये होंगे अब कंपनी के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस पर खबर। और इस खबर पर आने के बाद बाजार भी थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। हालांकि सुबह से ही स्टॉक थोड़ा एक्शन में है, बट आप यहां पर और मूव आते हुए देख रहे हैं सर। और वेल नोन नाम है सर एमएनएम फाइनेंस में, अब ये जा रहे हैं फाइनेंशियल सर्कल्स में, तो इनका नाम काफी समय से जाना माना है। कैसे देखें इस खबर को एमएनएम फाइनेंस के लिए सर? बिल्कुल दीप, आपने एक सेंटेंस में जो बात कही वो एकदम सही है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इनका नाम जाना माना है। ये पहले एक्सिस बैंक में हुआ करते थे और वहाँ पे एसवीपी और हेड थे रूरल लैंडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का ज़्यादातर बिजनेस जो है वो रूरल एरिया में ट्रैक्टर की फाइनेंसिंग का ज़्यादा है। और एक्सिस बैंक में रहते हुए राहुल रिबेलो साहब ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस सेगमेंट में किया, एनपीए और एसेट क्वालिटी को लेकर और बिजनेस बढ़ाने को लेकर। उनका आप देखिए जो एक्सपीरियंस है, फार्मर फंडिंग, गोल्ड लोन्स, एमएसएमई लैंडिंग, कमोडिटी लोन्स, तो पूरी तरह से एमएनएम के लिए बहुत बढ़िया, मतलब तगड़ा एक्विजिशन है मैं कह सकता हूँ। एक वो इनके मैनेजमेंट, वैसे तो एमएनएम फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छा है ही, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसकी बात करते थे कि फ्रेश मैनेजमेंट, फ्रेश नए चेहरे आने चाहिए, यंग ब्लड आना चाहिए। तो आई एम श्योर कि रिबेलो साहब के आने के बाद ये दिक्कत दूर होगी और ये मुझे बहुत पसंद करेंगे लोग। आप मेरे ख्याल से कल 1-2 दिनों में देखिएगा किस तरह से एफआई ब्रोकरेजेस इस पर रिएक्ट करते हैं। आई एम श्योर कि उन्हें ये अपॉइंटमेंट पसंद आएगा और एक कहना चाहिए कि एक नई स्ट्रेटेजी, नया जोश आपको एमएनएम फाइनेंस में आता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत बढ़िया एक अपॉइंटमेंट किया है उन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर। तो एमएनएम फाइनेंस के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए लीडरशिप तो वहीं से आती है जो आगे आपको ऑर्गेनाइजेशन की कमान संभाल रहे हैं। तो एमएनएम फाइनेंस के लिए एक्सिस बैंक से रिबेलो साहब का आना मुझे लगता है कि ये ठीक बात है, अच्छी बात है। आइए इसी के चार्ट पर एक बार राय ले लें। मुदित साहब का तो आपने कही था कि सुबह उन्होंने खरीदारी करने की राय दी ही थी। बंसल जी एमएनएम फाइनेंस देखिए चार्ट्स। देखिए अनिल जी, चार्ट्स एकदम पॉजिटिव चार्ट हैं। सुबह मुदित जी ने एकदम राइट लेवल पर इसको नीचे में कवर भी करा था। और टेक्निकली देखें तो यहाँ पर एक लेवल टूट रहा है, 164 का एक लेवल टूटा है। तो जिनके पास है, मेरा ऐसा मानना है नीचे में 161 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और शॉर्ट टर्म में 171, 172 के टारगेट रखने चाहिए।
ओके, तो 172 के टारगेट के लिए, और इस बीच सचिन जी ने भी शुक्रवार को यहाँ पर 10 की कमाई में स्टॉक दिया था और 185 185 के टारगेट के लिए उनके टारगेट की तरफ 152 पर उनकी रिकमेंडेशन थी, 185 का टारगेट था पोजिशनल तौर पर, और सचिन जी के टारगेट की तरफ धीमे धीमे बढ़ता हुआ M&M फाइनेंस। आइए धीमे धीमे नहीं, हम तेजी से बढ़ेंगे आगे। आशु मदान साहब हमारे साथ तैयार हैं, कुछ बेहतरीन फ्रेश कॉल्स उनसे लेने का वक्त है, उसके बाद हम उनसे अपडेट्स भी लेंगे। तो पहले बिगुल फ्रेश कॉल्स के लिए सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी 3-4 कॉल्स हैं, 2 मिनट लूंगा। एक तो बिल्कुल फ्रेश कॉल है अनिल जी, टाटा मोटर में बाइंग करनी है, 294 रुपए का भाव है, 287 रुपए के स्टॉप लॉस से 310 के टारगेट से अनिल जी टाटा मोटर में फ्रेश बाइंग करनी है। क्लीन कॉल है, कोई स्प्रेड नहीं है, कोई ऑप्शन के थ्रू नहीं है, स्ट्रेट टाटा मोटर की कॉल है। दूसरी कॉल है अनिल जी, थोड़ी लेट है इसलिए कैविएट के साथ दे रहा हूं कि हमने कुछ टाइम पहले डीएलएफ में बाय कॉल दी थी 323 रुपए के भाव पे, अभी भाव है 331 रुपए का, 300 रुपए का स्टॉप लॉस है अनिल जी, 370 रुपए का टारगेट है। ये अनिल जी हम परसों बात कर रहे थे कि इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि कब ये डीएलएफ अपना रंग दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि वो शायद मूव स्टार्ट हो गई है। और मैं अनिल जी डीएलएफ के लिए बोलता हूं कि डिलीवरी लेके रखनी चाहिए। फ्यूचर का लॉट साइज बड़ा है, 10 रुपए ऊपर नीचे से हिकअप आते हैं, दिक्कत आ जाती है। स्प्रेड भी नहीं है क्योंकि अनिल जी अब ये धीरे धीरे जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं कुछ स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो ये बड़ा मूव भी दे सकता है 30 से 40 रुपए का। तो डीएलएफ में भी अनिल जी लॉन्ग है, लेकिन कैविएट है कि हमने क्लाइंट्स को 323 रुपए में 2 घंटे पहले दिया था, अभी 331 है, 370 का टारगेट है, 300 का स्टॉप लॉस है। तीसरी कॉल थी अनिल जी टाटा पावर लेने की, जो कि वागले साहब ने कवर कर लिया, तो मैं टाटा पावर में बहुत पॉजिटिव हूं। लंबी कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है। चौथी कॉल है अनिल जी, ये मतलब कॉल तो क्या चल ही रही है, बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं अनिल जी भारती। अनिल जी भारती में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा और बहुत लंबा ब्रेकआउट हुआ है। अब ये स्टॉक अनिल जी मुझे लगता है कि ये स्प्रेड और फ्यूचर वाला नहीं रह गया है, जेन्युइनली डिलीवरीज उठा के इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म रख देना चाहिए। अनिल जी जो फंडामेंटल चेंज आया है ना, जो ये वोडाफोन के साथ हुआ है, वोडाफोन नहीं रहता तो भी भारती के लिए पॉजिटिव, और अगर वोडाफोन रहता है और उसको रहने के लिए मतलब जो प्राइसिंग बढ़ेगी, जिसकी बात ये अभी हुई भी है, और जिस तरह से ये भारती पॉइज्ड है अनिल जी, बहुत ही सॉलिड विन विन पोजीशन के अंदर आ गया भारती। तो मुझे लग रहा है कि भारती अनिल जी मतलब कुछ भी भाव हो सकता है, मतलब मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बोलूंगा तो फिर वो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि बहुत लंबी बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी भारती ने अब ऐसा ब्रेकआउट दिया कि अब ये पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि कोई इसमें शायद करेक्शन आएगी अनलेस कोई मार्केट में ऊंच नीच हो जाए। तो ये 4 स्टॉक्स अनिल जी फ्रेश लॉन्ग है। बाकी कुछ अपडेट्स हैं, जब आप कहेंगे तो मैं वो भी शेयर करूंगा और इंडेक्स पे भी बात कर लेंगे। शुभ काम में देरी कैसी है, बताएं सर, आपके अपडेट्स भी बताइए नहीं लगे हाथ। अनिल जी 4 अपडेट्स हैं। टीवीएस परसों टीवीएस हमारा स्प्रेड चल रहा है, प्रॉफिट में है। मैकडॉवेल स्प्रेड चल रहा है, प्रॉफिट में है। एसबीआई स्प्रेड चल रहा है, प्रॉफिट में है। और अनिल जी मैं आज अगर आपका इम्तिहान ले लूं तो परसों मैंने एक बोला था कि एक लेगार्ड स्टॉक है, आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैं नॉर्मली लेगार्ड्स नहीं लेता हूं, लेकिन ये डिलीवरी उठा के रख लीजिए, मतलब भाव से बहुत फेवरेबल है पोजीशन। अनिल जी अब आपका इम्तिहान है, बाकी सबका याद रखते हैं, मुझे चेक करना है कि आपको याद है कि नहीं। मुझसे कहा, मैं आज सुन नहीं पाया आपको, आपने कुछ मुझसे पूछा। अनिल जी मैं एक्साइड की बात कर रहा था। एक्साइड 5% ऊपर है अनिल जी। एक लेगार्ड स्टॉक था जो परसों आइडेंटिफाई किया था और कहा था कि मैं नॉर्मली लेगार्ड्स को लेता नहीं हूं क्योंकि मैं वेट करता हूं कि ऊपर जाके बेचना है, लेकिन अनिल जी बहुत अच्छी पोजीशन में था एक्साइड। आज ही अनिल जी एक दिन के बाद 5% अपमूव दिखा गया है और भी ऊपर का लगता है। एक्साइड की डिलीवरी उठा के रखे रहिए। तो ये अनिल जी 4 अपडेट है। अनिल जी 5वां अपडेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 7-8 दिन पहले जब मार्केट में टर्मोइल था तो हमने कहा था एक्सिस बैंक की 700 की पुट और 800 की कॉल सिर्फ 16 रुपए में मिल रही थी, लेके रख दीजिए। कुछ बड़ा एक्सिस में दोनों तरफ होगा अनिल जी। 5-7 दिन के अंदर ही एक्सिस में नीचे ऊपर करके 800 क्रॉस कर गया है। तो जो 800 की कॉल ही है अनिल जी वो 25 रुपए 24-25 रुपए की हो गई है। तो ये सारा स्टॉक्स अनिल चल रहे हैं अनिल जी। इंडेक्स में अभी भी पकड़ है। मैंने अब उस दिन भी बोला था एक दिन वो 100 पॉइंट घटने के लिए 5 दिन आप खराब नहीं कर सकते अनिल जी। इंडेक्स के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि सब ना इंडेक्स की इतनी बात करना चाहते हैं, जैसे वो अनिल जी वो होता था ना कि बड़े स्टॉक की बात करो, किसी को बोलो कि टाटा केम लेना है या रूट मोबाइल लेना है या मैकडॉवेल लेना है, तो वो कहेंगे मतलब 4 में से 3 लोग सोचेंगे कि नहीं बहुत महंगा हो गया है।
और अगर वही सेल भेल गेल के बारे में बात कर लो तो 5 में से 6 लोग लेके आ जाएंगे। आज अनिल जी इंडेक्स में भी वही चीज हो गई है, किसी को भी बोलो कि इंडेक्स तेज है तेज है तेज है तो मतलब वो सुना और अनसुना कर देते हैं। लेकिन अभी भी किसी को बेच दो कि इंडेक्स में करेक्शन लगती है, पुट लेनी है, अनिल जी 5 में से 6 लोग इंडेक्स की पुट लेने के लिए आ जाते हैं, इंडेक्स शॉर्ट करने को तैयार है। तो ये फिनोमिना अनिल जी और स्ट्रेंथन करता है इस व्यू को कि इंडेक्स तो बिल्कुल बेचना ही नहीं है, छोटा मोटा नीचे आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनिल जी अगर आपने एक साइड का सवाल नहीं बना, ये सवाल है आपसे पूछ नहीं रहा हूं, ये आपका ओपिनियन ले रहा हूं। अनिल जी डेल्टा कॉप अगले हफ्ते अगले महीने फ्यूचर में आने वाला है, तो मेरा मानना है वो जो डिफरेंस होता है बॉयज एंड मेन, तो ये बॉयज से मेन में होने वाला है, तो इसमें क्या पॉजिटिव मूवमेंट आनी चाहिए उसके बाद, मतलब वैसे तो फंडामेंटली आनी चाहिए, क्या डेरिवेटिव में भी आने के बाद वो वाली मूव आनी चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड मेन दैट ही इज डेल्टा इज ग्रेजुएटिंग टू मेन, व्हाट इज योर ओपिनियन अनिल जी? बिल्कुल आनी चाहिए, 2 वजह से आनी चाहिए। एक तो वैसे भी आजकल ट्रेंड ऐसा भी स्टॉक एफएनओ में आ रहे हैं, आमतौर पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक आ रहे हैं और वो सारे स्टॉक भाग रहे हैं। आज भी देखिए आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या तेज दौड़ लगाता हुआ मतलब भागे जा रहा है। बाकी सारे स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है, एक तो वो है, लेकिन वो छोटी वजह है, वो तो सबके लिए है। बड़ी वजह ये कि आशु जी को पसंद है, बड़ी वजह है कुणाल जी राकेश जी को पसंद है, बड़ी वजह हमारे लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने पिछले 5-7 दिनों में जब तब कभी न कभी डेल्टा को खरीदारी करने की राय दी थी। जब आप सब महानुभावों का इतना प्यार है डेल्टा के लिए तो फिर क्यों नहीं बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। आशीष सर बढ़ने की तैयारी में है और वाकई में ये ट्रिगर इसके लिए कामकाज साबित होता दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स तैयार हैं, कुछ और कॉल्स तैयार हैं। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उससे पहले किरण जी के लिए एक बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी ऑप्शन चेन डेटा में एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वो है ग्रैन्यूल्स का। और वैसे भी आज थोड़े से डिफेंसिव स्टेक सेक्टर में से फार्मा के काउंटर्स अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, तो ग्रैन्यूल्स इधर बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आज के लिए 351-52 के टारगेट्स पर अगर 2 दिन का वक्त देते हैं तो 360 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन के जरिए आपको 340 का ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहा हूं। लगभग 18 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 14 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 28 का मेरा पहला टारगेट रहेगा इस कॉल ऑप्शन का और दूसरा रहेगा लगभग 33 का। तो 3 से 4 दिनों का वक्त देना चाहिए। 340 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए और 28, 33 के टारगेट्स इधर बिल्कुल देखने को मिलेंगे ग्रैन्यूल्स में। है आपके लिए ग्रैन्यूल्स पर किरण जी की खरीदारी की राय। आइए अब एक और बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिवांशु हमारी खरीदारी की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो कि एक ब्रेकआउट की कगार पर है। ये स्टॉक रैली ले रहा था, नतीजे आए, नतीजों से पहले स्टॉक में करेक्शन शुरू हुई थी, तो नतीजों से पहले वाले जो हाइस थे उनके ऊपर स्टॉक निकला है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है प्रीवियस हाइस भी तोड़ने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी की जाने की कगार पर है, तो उसको जाने से पहले, उसमें जाने से पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए क्लियर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। छोटा स्टॉप लॉस रखें 186 का, बाय करें। पहला टारगेट होगा 194 रुपए का 194, दूसरा टारगेट है 197। बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी कराए। तो ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, क्या कुछ खरीदना चाहते हैं सेठी साहब? वक्त है सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, आज 2 स्टॉक कैश वाले, सिंपल। दीपांशु, अनिल जी बिल्कुल 2 स्टॉक्स है खरीदारी करने के, दोनों कैश के स्टॉक्स है। शुरुआत कीजिए सर पहले स्टॉक के साथ। अनिल जी, जो मेरा आज का पहला स्टॉक है, नाम सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। स्टॉक का नाम है ओरिएंट पेपर, जो कि अभी 30 रुपए 90 पैसे 31 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक सॉलिड पेपर कंपनी है जो कि पल्प, फिर पेपर में राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर, टिश्यू पेपर और को जनरेशन पावर का करती है 55 मेगावाट का। टिश्यू पेपर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में 17% का टिश्यू पेपर का मार्केट शेयर, और भारत से जो टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट होता है उसका 44% शेयर इस कंपनी के पास है। बाकी हाल ही में जी बिजनेस में शायद कल या परसों एक खबर थी, एक्सक्लूसिव खबर की
सरकार ने अनकोटेड पेपर के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को कंटिन्यू रखा है। जो अनकोटेड पेपर इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया, सिंगापुर वगैरह से इंपोर्ट होता है, तो वो एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है सभी पेपर स्टॉक्स के लिए। फिर हम जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया हुआ है। और तो एक और जो आज एक बड़ा ट्रिगर है वो ये भी है कि 8 स्टेट्स में स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, तो उसका भी फायदा, अनलॉक थीम का फायदा पेपर कंपनीज को होगा। ये तो बात हो गई इसके पेपर के कारोबार को लेके। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 650 करोड़ का। अब इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है, ह्यूजली अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जिसका कारण है अनिल जी कि इस कंपनी के पास लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स है 3 प्रोमिनेंट कंपनीज में। एक है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जिसको मैंने कई बार रिकमेंड किया और हाल ही में बहुत अच्छा रनअप भी आया है। उस कंपनी में ये ओरिएंट पेपर 9 लाख शेयर ओन करती है, अराउंड 12.1% स्टेक है। इसके अलावा ये जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, दिग्गज सीमेंट कंपनी में 1.46 लाख शेयर ये कंपनी होल्ड करती है। और तीसरा सेंचुरी टेक्सटाइल्स में करीबन 12.5 लाख शेयर, टू बी प्रिसाइज 12.45 लाख शेयर ये कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल्स में ओन करती है। और इन सब की जो ये लिस्टेड इन्वेस्टमेंट है, इनकी वैल्यू आ रही है करीबन 850 करोड़ रुपया, और कंपनी की खुद की मार्केट कैप है सिर्फ 650 करोड़, जिसके साथ एक बड़ा अच्छा खासा पेपर का कारोबार भी है। और इतना ही नहीं अनिल जी, इन सब इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी को साल के 20 से 25 करोड़ रुपया डिविडेंड मिलता है। और एक इनके पास बड़ी जबरदस्त लैंड बैंक भी है, 850 करोड़ का, 850 एकड़ का लैंड बैंक है ओडिशा में, और दिल्ली में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, और इनकी वैल्यू आकी जा रही है 1000 करोड़। तो आप देख लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, लैंड बैंक की वैल्यू और स्टॉक का मार्केट कैप है सिर्फ 650 करोड़ का। मैं तो शॉर्ट टर्म में इसका 35 रुपए का टारगेट है, बट मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में ये स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है अनिल जी। ओहो, 35 से डबल तक के टारगेट। और ओरिएंट पेपर हमारा पसंदीदा स्टॉक आज सुबह ही, आज के 2000 में मैंने दिया था। 32 का पहला टारगेट था और 34 का दूसरा टारगेट। पहला टारगेट पूरे सेठी साहब के सपोर्ट की वजह से हासिल हुआ। सेठी साहब, दिल से शुक्रिया। और दूसरा शुक्रिया कुणाल जी का भी, जो कुणाल जी ने भी सुबह सुबह रिसर्च निकाल कर दी कि कितनी होल्डिंग इस कंपनी की दूसरी कंपनियों में है, और जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा के तो इन्वेस्टमेंट्स ओरिएंट पेपर के पास है। पेपर स्टॉक पर, पेपर इंडस्ट्री पर सेठी साहब की बहुत गहरी पकड़ है। और अभी से नहीं, सेठी साहब आपको याद दिला दूँ, नहीं याद हो तो, पिछले साल लगभग इसी वक्त, इससे थोड़ा पहले होगा, अप्रैल मई जून में आपने पेपर स्टॉक रिकमेंड भी किए थे, याद है आपको? या बैकग्राउंड बताऊं कि उस समय वो अमेरिका में पेपर की बड़ी शॉर्टेज थी कोविड के वक्त, आपने कि सारे स्टोर्स खाली हो गए और जितने टॉयलेट पेपर्स हैं सारे के सारे लोगों ने खरीद लिए, याद आया आपको? बिल्कुल, कमाल है अनिल जी, मेरे को याद था, बट मैंने उस समय इसको स्टॉक को 16-17 रुपए के लेवल पर रिकमेंड किया था, जब टॉयलेट पेपर की क्राइसिस थी यूएस में। और उस दौरान ये जो मेरे बोलने के बाद भी फिर हमने देखा टॉयलेट पेपर के प्राइसेस यूएस में बढ़ रहे थे, और यहाँ पे पेपर स्टॉक से दाम में जबरदस्त तेजी हुई। और इस स्टॉक को, और इसके साथ साथ मैंने कई सारे पेपर स्टॉक जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर, जेके पेपर, शेषाशाही पेपर, सबको रिकमेंड किया हुआ अनिल जी। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग दैट। नहीं, मेरा पूछने के पीछे पर्पज अलग था। मैं आपके कॉल पे अपडेट नहीं, जैसे मैं कई बार कॉल्स पे अपडेट लेता हूँ ना, वैसे मैं उस सिचुएशन पे भी आपसे अपडेट लेना चाहता हूँ। अभी अमेरिका में सब ठीक ठाक है ना? अभी आपका चैनल चेक क्या बोलता है ना वहाँ में, मतलब टॉयलेट पेपर की कमी तो नहीं है? अनिल जी, अभी तो कुछ ऐसी खबरें नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक ठाक है। बट देखिए, ये पेंडेमिक के दौरान हाइजीन पे लोगों का फोकस बढ़ा है, तो टिश्यू पेपर की डिमांड तो जबरदस्त बढ़ी है, ये तो मानना पड़ेगा अनिल जी। बिल्कुल, बात ठीक है। और आपका पसंदीदा स्टॉक है, फंडामेंटली मजबूत है, ये रडार पे रखिए, ओरिएंट पेपर। बताएं सर, दूसरा स्टॉक आज के लिए। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो आज का है वो भी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। स्टॉक का नाम है CCL प्रोडक्ट, जो कि अभी 405 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की या दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉफी है। ये कॉफी का प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब करती है। कंपनी के पास भारत के अलावा इंटरनेशनली भी कई सारे प्लांट्स हैं। इसके अलावा ये कंपनी करीबन 250 तरह की इंस्टेंट कॉफी को ग्लोबल कॉफी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। 90 देशों में इनका एक्सपोर्ट है, और भारत में भी B2C सेगमेंट में इनका एक कॉन्टिनेंटल ब्रांड से भी कॉफी बिकती है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। हमने हाल ही में देखा कि कॉफी के प्राइसेस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और कल भी मैं बता रहा था, वियतनाम में लॉकडाउन के इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि वियतनाम एक कॉफी का बड़ा प्रोड्यूसर है, तो वहां पे लॉकडाउन का इम्पैक्ट जो कारण, सप्लाई कंसर्न्स के कारण कॉफी के दाम बढ़े हैं, तो उसका फायदा भी कॉफी स्टॉक्स को होगा। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%,
रिटर्न और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये 405 के लेवल पे खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। 425 के मैंने इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट है, 395 का स्टॉप लॉस रखना है। 425 के टारगेट, 395 का स्टॉप लॉस। सेठी साहब, अनिल जी दोनों की सोच मिलती हुई दिख रही है। ओरिएंट पेपर आज अनिल जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में था और कल मॉर्निंग शो में सीसीएल प्रोडक्ट्स पर खरीदारी की राय दी थी और वहां पर भी अनिल जी ने 417, 425, 430 के टारगेट्स की बात करी थी। तो नजर रखिए इन दोनों काउंटर्स पर, आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। अनिल जी, मार्केट स्ट्रैटेजी पूछूं उससे पहले एक डीएलएफ पर अपडेट आपसे भी लेना चाहूंगा सर, क्योंकि फ्राइडे को ओपनिंग शो में आपने डीएलएफ पर बात करी थी 313 के लेवल्स पर। वहां से हम देख रहे हैं डीएलएफ में जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिखा है। फिलहाल अगर आप डीएलएफ पर नजर डालेंगे तो 330 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है। तो आपके 320, 328 दोनों टारगेट्स हिट और 335 के तीसरे टारगेट के करीब कॉल के भी टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो एक बार अपनी तरफ से भी डीएलएफ का अपडेट दे दें सर। ना बिल्कुल होल्ड करें दीप, और अब तो वैसे भी जिम्मेदारी मैंने ट्रांसफर कर दी आशु सर को, और आशु सर का टारगेट 370 का आ गया, तो मेरा 335 का यही है, एकदम सामने आ ही गया है लगभग। तो बिल्कुल होल्ड करें। रियल एस्टेट शेयरों में भरपूर तेजी है और इस तेजी का फायदा उठाएं। बेचने की जल्दबाजी और हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें, होल्ड करने की राय। जी दीप। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट में एक्शन बन रहा है और होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया एक्शन, तीनों टारगेट्स उस पर हिट होते हुए दिखे हैं। आइए फिर बाजार पर क्या करना है ये भी जान लेते हैं। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में तो भरपूर एक्शन है सर। कल थोड़ा कंसोलिडेट किया लगातार दूसरे दिन डाउ ने, पर आज देखिए 150 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको हल्की खरीदारी आती हुई दिख रही है। जहां तक वहां की बॉन्ड मार्केट का सवाल है, कल 1.23% से 1.3% तक बॉन्ड यील्ड आई थी, अभी भी 1.32% के करीब है। तो थोड़ा एक्शन वहां पर भी बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा सर यूरोप के बाजारों में भी अच्छी खरीदारी हो रही है, लगभग 1 से 1.25% ऊपर यूरोप के बाजार दिख रहे हैं, तो वहां पर भी मजबूत एक्शन है। और एशिया में भी आज हमने पॉजिटिविटी देखी थी, 0.5% ऊपर हांगकांग के भी बाजार बंद हुए थे। तो ग्लोबल मार्केट्स हैं मजबूत। हमारे बाजारों में भी बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्शन है, निफ्टी थोड़ा सुस्त है। क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल दीप, और जो एक्शन है मैं आपको बताऊं तो उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, क्योंकि आशु सर को एक कॉल देनी है, काफ़ी देर से वो इंतजार करें। तो पहले मैं आशु सर से उनकी तरफ से एक कॉल ले लूं। आशु सर बताइए क्या है आपकी कॉल, उसके बाद में मैं अपनी स्ट्रेटेजी देता हूं। जी अनिल जी, एक ये सेल कॉल है। अनिल जी, इतनी सारी लॉन्ग कॉल चल रही हैं तो मार्केट में कुछ हेड शॉर्ट तो एक होना चाहिए। मतलब वैसे भी अनिल जी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बैलेंस भी बने रहना चाहिए, चाहे 90-10 की रेशो हो। तो अनिल जी, जो शॉर्ट कॉल है वो 15 रुपए के स्टॉप लॉस है। जेएसडब्ल्यू स्टील है, 681 रुपए का फ्यूचर चल रहा है अनिल जी, 680-81 रुपए का। 695 के स्टॉप लॉस से अनिल जी शॉर्ट कर सकते हैं, या इसकी अनिल जी कोई पुट ले सकते हैं जो जिसको कंफर्टेबल लगे। मतलब इन द मनी लेंगे तो एट द मनी या इन द मनी बेटर है पुट, क्योंकि उसमें पूरा अगर मंदी आती है तो पूरा ट्रैक्शन मिल जाता है। बट अदरवाइज अनिल जी फ्यूचर है। बट 695 का अनिल जी मेटल स्टॉक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि कई इंटरनेशनल इवेंट से कभी उथल पुथल हो जाती है दोनों तरफ की। तो अनिल जी एक ये शॉर्ट कॉल है। और अनिल जी एक छोटा सा अपडेट था कि परसों अनिल जी मैंने आईटी स्टॉक के बारे में बात की थी कि वो थोड़ा टॉपिश हैं। सेम व्यू है अनिल जी, है सारे बड़े स्टॉक्स अनिल जी, कोफोर्ज, एलटीआई या एल&टी इन्फोटेक या इन्फी, ये सब मतलब अनिल जी बड़े स्टॉक हैं। 200-300 रुपए निकल भी जाएंगे तो इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेडर्स के लिए मेरी राय है कि आईटी से थोड़ा सा टॉपिश साइन है, थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड वी कंटिन्यू टू होल्ड सेम व्यू। यह है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर बिकवाली की राय आशु सर की तरफ से। 695 का स्टॉप लॉस लगाकर 680 के आसपास बिकवाली करें। आइए बढ़ते आगे। और जो दीप पूछे थे डेटा के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। दीप, सबसे बढ़िया बात पहले सुन लीजिए, पुट कॉल रेशियो 1.66 से घटकर 1.23 पर कंफर्टेबल। लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी कुछ हल्की हो चुकी, जो कि होनी ज़रूरी थी। एक इंट्राडे गिरावट में काफ़ी कुछ काम हो गया, तो मार्केट फिर से लाइट है, ये अच्छी बात है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूती का ही संकेत दे रहे हैं, और ऐसे में जब एफआईज की खरीदारी पिछले 4-5 दिनों से दिख रही है, आज थोड़ी बहुत हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आई हो, हाथ खींचा हो, लेकिन ऐसा कोई खास संकेत ऐसा नहीं है जिससे कि बहुत डरने की बात है। तो निचले स्तरों पर आपको खरीदारी का मूड बनाना है। 17,100 यहाँ पर आए, 17,075, 17,100 ये एंट्री लेवल है खरीदारी करने के लिए। आज से यहाँ पर भी आप निफ्टी खरीद सकते हैं। थोड़ा नीचे आए
तो और ऐड करें, और नीचे के लिए ऐड करने की जगह जो आपके लिए होगी वो होगी 16,950 17,000। तो यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे मिले तो वहाँ पर भी आपके ऐड कीजिए। 16,900 का स्टॉप लॉस होगा तो 17,100 पर भी लेना है, 17,000 पर भी लेना है, 16,900 आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल। तो ये दोनों ही जगह आपको खरीदारी करनी है, कोई चिंता न करें, यहीं से ऐड करना शुरू करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो इंतजार करने की जरूरत नहीं। 17,075 17,100 अच्छी रेंज है, थोड़ा इंतजार करना है नीचे के लेवल पे तो 17,000 पे रुक जाए, वहाँ पर ले लें, उसका पास लें, बट लेना है, ये सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ 16,900 स्टॉप लॉस। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? वापस से आपको ऊपर का जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा दीप, मैं एक बार बता दूं, 17,150 के आसपास का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 17,200 का टारगेट होगा। 17,135, 17,150 और 17,200, ये 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है निफ्टी में इस वक्त। अब आइए बैंक निफ्टी, और क्यों करनी है वो भी बता दूं पहले। 17,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 65 लाख शेयरों का, उसके नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। 17,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 76 लाख शेयरों का, उसके पार नहीं निकल पाएंगे, वो रुकावट का लेवल है। हाँ, अगर नीचे ना आए और पहले 17,200 के आसपास आ जाता है निफ्टी आखिरी 1 घंटे में, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार भी कर सकते हैं आप। 17,100 एकदम रस्साकशी का मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आखिरी 1 घंटे में 17,100 के आसपास होल्ड होना चाहिए। 45 लाख शेयर पुट में है, 50 लाख शेयर कॉल्स में है, तो हो सकता है यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करे बाजार, और अगर नीचे गया तो भी और ऐड करना है आपको 17,100 के आसपास। तो बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है खरीदना। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,500 के नीचे जाने की संभावना कम है, और आज का जो लो है 36,487 का, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, 101 पॉइंट नीचे मिले तो भी और ऐड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 36,550 पे लीजिए, 36,700 पे लीजिए। ऊपर की तरफ के जो टारगेट बनेंगे दीप, वो 36,900 37,000, ये 2 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिख रही दीप, अभी आप 36,700 पर ट्रेड कर रहे हैं। 36,700 पर लगभग 46 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट है। 37,000 सुबह हम पहुंचे थे, टीके नहीं नीचे आ गए, एक बार 37,000 को वापस पार किया तो लगभग 1 करोड़ 15 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट रहेंगे, और तब शॉर्ट कवरिंग। बैंक निफ्टी में शॉर्ट अब भी ज़्यादा है, वहाँ शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी में आज शॉर्ट्स बने तो अगर थोड़ा बढ़ता है तो ऊपर की तरफ वहाँ भी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। तो ओवरऑल रुझान खरीदारी का रखना है, चिंता की बात नहीं है। रुझान खरीदारी का रखिए, चिंता की बात नहीं है, ये आपके लिए इस समय व्यू है बाजार पर। खरीदारी करें, डिप्स पर ऐड जरूर करें, लेवल्स पर रखें नजर, बट पॉजिटिविटी बनी हुई है। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन स्वागत करते हैं सुमित जी का। सुमित जी स्वागत है, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, मेरे को लग रहा है छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और प्योर एक्सपायरी प्ले है, प्योर 1 दिन के लिए ट्रेड करना है। कोई मेरा पोजिशनल व्यू पुट लेने का नहीं है, सिर्फ एक एक्सपायरी ट्रेड के लिए पुट लेने का है, तो कोई बहुत बड़ा मेरा मंदी का व्यू नहीं है। सिर्फ F&O में एक्सपायरी के लिए ट्रेड दे रहा हूँ। तो निफ्टी में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से छोटा मोटा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। डेज लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और सुबह जो हमने एक्सपायरी का ऑप्शन जो पुट दिया था उसमें ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है। तो ये तो रहा अपडेट, और अब जो पोजीशन लेनी है वो 17,150 का पुट लेना है। 17,150 का पुट अभी ट्रेड कर रहा है 71 रुपया। 71 पे बाय करना है, 21 का स्टॉप लॉस लगाना है, 121 का पहला टारगेट होगा, 151 का दूसरा टारगेट होगा। जैसे ही ये 17,100 17,090 का लेवल तोड़ेगा तो हमें एक अच्छा खासा 80 से 100 पॉइंट का डीप, सडन डीप देखने को मिलना चाहिए निफ्टी के अंदर। तो मोमेंटम प्ले करने के लिए 17,150 का पुट खरीदे 71 पे, स्टॉप लॉस 21, टारगेट 121 और 151। ऐसा लग रहा है सुमित जी आप तो मंदी करवा के मानोगे, क्योंकि जो लेवल्स आपने दिए तो सारे लिफाफे वाले लेवल्स हैं। लिफाफे के लेवल तो आपके हमेशा हिट हो जाते हैं। अनिल जी, हिट होने भी चाहिए, तभी मजा है कॉल देने का। और अनिल जी, मेरे को लग रहा है छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए सुबह इन्फोसिस सेल दिया था, डेज लो पे चल रहा है। सुबह पुट दिया था एकदम टॉप के आसपास, उसमें टारगेट हिट हुआ है, और अब यहाँ से और मेरे को छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग लग रही है। तो थोड़ा सा फॉल आने दीजिए अनिल जी, फिर बड़ा तेजी करने में मजा आएगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको सपोर्ट दिलवाता हूँ, आई डोंट नो सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, पूछने में क्या जाता है। आशीष सर ये जो 121 और 151 का लिफाफा बनाने की बात कर रहे हैं सुमित जी, बन पाएगा?
अनिल जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इंडेक्स में जो दे रहे हैं, मैंने सुमित को मॉर्निंग में भी सुना था और मैं मैसेज भेजने भी वाला था कि मतलब ये कॉन्ट्रेरियन कॉल है, बहुत अच्छी हो सकती है और वो हुई भी है। सो अनिल जी इंडेक्स में देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अनिल जी बेचना सबने छोड़ दिया है। अनिल जी एक मेरे पास बाय कॉल है, अगर आप कहें तो मैं वो भी शेयर कर लूं, अगर आप मेरे पास आए हैं तो। अभी शेयर किया है और मैं इसके अपडेट पहले भी शेयर कर चुका हूं, लेकिन अनिल जी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है जी। बताएं अनिल जी। देखिए मैंने एक स्टॉक के बारे में पहले भी बात की है और स्टॉक के बारे में अनिल जी बार बार बात करना इसलिए मुझे थोड़ा सा जरूरी लगता है, क्योंकि उस स्टॉक में मुझे लगता है कि अनिल जी ऊपर में लोग फंसे हुए हैं, और वो है भेल। अनिल जी भेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये 53-54 रुपए ऐसा भाव है कि यहां से मूवमेंट लगती है, और 56 क्रॉस कर गया तो ये वापस जो पिछली ग्लोरी में आया था अनिल जी, जब सबके सब कूद पड़े थे इस पे कॉल देने के लिए और सब मोमेंटम पकड़ लेते हैं, वो वापस वो चीज हो सकती है 56 क्रॉस करने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी जो पुराने लोग हैं उनको मेरा मैसेज है कि होल्ड करें। अगर एवरेज कर सकते हैं तो इस भाव पे भेल थोड़ा सा एवरेज भी कर लें, या आगे पीछे करके ये भी अनिल जी बाकी चीजें कंसोलिडेट होकर चली हैं। जैसे आज टाटा पावर काफी दिनों के बाद 1-1.5-2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद चला है, क्योंकि छोटा स्टॉक है अनिल जी, लोग ज्यादा ले लेते हैं सस्ता समझ के, इसलिए अटक जाते हैं। पर मुझे लगता है अनिल जी भेल चलने के लिए तैयार है, तो स्टॉप लॉस 3-4 रुपए का तो लगाना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब बिलो 50 अगर 48-49 जाता है मुझे लगता है जाना नहीं चाहिए। बट अनिल जी भेल में मुझे लगता है पॉजिटिव व्यू बनने वाला है। ओके, तो बीएचईएल में अब पॉजिटिव व्यू बनने वाला है, और बीएचईएल के लिए तो आज एक बड़ी खबर भी है। इस खबर पर अभी हम थोड़ी देर में करेंगे फोकस, पर उससे पहले एक कॉल आ रही है सचिन जी की तरफ से, तो चलते हैं उनके पास। बिगुल बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है यूनाइटेड ब्रीवरीज इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लगभग 9 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, सो काफी बड़े स्केल का ब्रेकआउट है। अगर इसका वीकली आरएसआई देखें तो वहां पर भी एक ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट अपमूव यहाँ पर बन सकती है अगले कुछ महीनों के लिए। तो खरीदारी करनी है यूनाइटेड ब्रीवरीज में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1515 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1580 का, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1630 का। 1630 का थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट होगा, मुझे लग रहा है 1 हफ्ता लग सकता है उसे, बट खरीदारी करनी है अभी यूनाइटेड ब्रीवरीज में। ओके, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज में आपको करनी है खरीदारी। इस काउंटर पर भी आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय आई थी और एक्शन इस पर भी बनते हुए दिख रहा है। शुभम जी ने ऑप्शंस के जरिए खरीदारी की राय दी थी सुबह, और अब सचिन जी के रेडार पर भी है। पिक ऑफ द डे कल का काम आज ही करने के लिए तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, चलते हैं उनके पास। बताएं सर। देखिए दीपांशु, तेजी बन रही है सारे रियल एस्टेट काउंटर्स में, और अब हम खरीदारी की राय दे रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स में, और उसकी वजह यह है कि जो इसका रियल एस्टेट एक्सपोजर है इसमें भी बहुत जबरदस्त तेजी आपको बनते हुए दिखेगी। इसको आमतौर पर रियल एस्टेट स्टॉक नहीं मानते हैं लोग, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, ये भी रियल एस्टेट की रैली में पार्टिसिपेट करेगा। हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। दिवांशु, बहुत बढ़िया टेक्निकल रिवर्सल है। सेंचुरी टेक्सटाइल पे खरीदारी की राय है। 804 804 स्टॉप लॉस है। 865 865 पहला टारगेट, 885 885 दूसरा टारगेट, और सेंचुरी टेक्सटाइल है हमारा पिक ऑफ द डे। बिल्कुल, तो सेंचुरी टेक्सटाइल पिक ऑफ द डे खरीदारी करें। रियल एस्टेट में डेफिनेटली इस स्टॉक की भी काउंटिंग होती है। मुंबई में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने कामकाज भी शुरू किया है। पर बात कर रहे थे हम भेल बीएचईएल, आशु जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे। क्या है बड़ी खबर जिसकी वजह से बीएचईएल में आज हमने एक्शन देखा है, और क्या इस खबर के दम पर आने वाला समय अच्छा हो सकता है कंपनी के लिए? आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो एक तगड़ा ऑर्डर मिला है भेल को, करीब 10,800 करोड़ का ये ऑर्डर है, और अब तक जहां तक मेरी जानकारी है इस कंपनी को मिले हुए ऑर्डर्स में ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से मिला है। करीब 7,000 मेगावाट के टरबाइन द्वीप जो है उसकी 6 इकाइयों के लिए ऑर्डर मिला है यूपी के गोरखपुर, और साथ ही साथ हरियाणा के लिए ये ऑर्डर मिला है। यूपी के गोरखपुर में ये कंपनी करीब 4 यूनिट के आसपास लगाएगी। देखिए, ये ऑर्डर अपने आप में बड़ा इसके लिए है क्योंकि अगर आप भेल की ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास थी Q1 में,
और ये ऑर्डर जो है वो करीब 10,800 करोड़ के आसपास का है, यानी कि करीब कुल ऑर्डर बुक की 10 या 11% के आसपास के जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को इस ऑर्डर से मिला है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस ऑर्डर की अहमियत क्या है। ऑर्डर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भेल की जो प्रमुख स्थिति है उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि करता है कि किस तरह से भेल जो है वो इस पूरे क्षेत्र में स्थापित है। तो वो एक आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन देता है भेल की ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। वहीं कंपनी की उपस्थिति कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये दर्शाती है कि इस कंपनी की जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है वो आने वाले दिनों में भी आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने मिल सकती है। खासकर क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन सेल्स, ईवी इंफ्रा जो है उसमें अलग अलग फोकस जो है ये कंपनी लगातार करते जा रही है और उसी के चलते कंपनी को जो है वो ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर में फाइनेंशियल जो है वो कुछ हद तक वीक रह चुके हैं। लगातार 6 तिमाहियों तक कंपनी का जो एबिटा है उसमें भेल ने नुकसान दर्ज किया है। जाहिर सी बात है बॉटम लाइन पर भी कंपनी को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि कंपनी का कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन जो था उसमें दिक्कतें थी। नो डाउट कुछ हद तक लॉकडाउन का इम्पैक्ट था और कुछ हद तक इकोनॉमी में स्लोडाउन जो है उसका इम्पैक्ट देखने मिला था। लेकिन अगर ये ऑर्डर्स कंपनी एग्जीक्यूट करती है तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। FY21 की कुल ऑर्डर बुक के मुकाबले अगर आप आय देखेंगे, आय के मुकाबले जो ऑर्डर बुक है वो करीब 6 गुना ज़्यादा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तक की विजिबिलिटी जो है इस कंपनी के रेवेन्यूज़ में है। अगर आप इस कंपनी को ब्रेक इवन करना चाहते हैं तो करीब 30,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है इस कंपनी को यहाँ पे सालाना पूरे करने होंगे, तब जाके ये कंपनी जो है वो ब्रेक इवन हो सकती है। और जाहिर सी बात है 1 लाख करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक अगर किसी कंपनी के पास है तो अगले 3 साल तक तो ये कंपनी लगातार ब्रेक इवन हो ही सकती है। तो तगड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को लगातार मिलते जा रहे हैं। अब जो ऑर्डर मिला है वो भी एक बड़ा ऑर्डर है। हाँ, एग्जीक्यूशन एक दिक्कत है, मेरे ख्याल से वो भी जल्द हो जाएगा। अगर वो हो गया तो ये कंपनी जो है फिर एबिटा पॉजिटिव या फिर बॉटम लाइन पे पॉजिटिव पे पहुंच सकती है। देखना होगा एग्जीक्यूशन कैसा होता है। ऑर्डर्स तो कंपनी के पास है। बिल्कुल, तो अगर एग्जीक्यूशन अपना ये सुधार लें तो फिर काफी बड़ा एक्शन इस पर हो सकता है। आशा करते हैं कि ये जो बड़ा ऑर्डर मिला है इससे फायदा होगा। हाइड्रोजन पॉलिसी की भी बात की जा रही है, उसमें भी एक अपफ्रंट लीडरशिप ले सकता है BHEL, जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और नॉलेज है एनर्जी और पावर स्पेस में। और पावर सेक्टर में तो आज हम देख ही रहे हैं एक बढ़िया रिवाइवल आते हुए दिख रहा है। बल्कि पावर सेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर भी जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। पावर सेक्टर, कोल सेक्टर की भी बात करें, पिछले 2-3 दिनों से काफी सारे अपडेट्स यहां पर हमें आते हुए दिख रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए आशीष चतुर्वेदी के बाद। आशीष बताइए क्या चल रहा है इस स्पेस में। दीपांशु, पिछले 2 दिन से हम लगातार सुन रहे हैं कि कोल की जो है भारी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इनफैक्ट काफी सारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं यहाँ पर केवल 1 हफ्ते का जो है कोयले का भंडार देखने को मिला है। तो यानी ये बात तो साफ है कि यहाँ से अगर आप देखें तो जो कोयले की मांग है उसमें काफी बड़ी इजाफा देखने को मिला है। अब देखिए इसके मैं आपका स्टॉक का इम्पैक्ट भी आपको बता देता हूँ। कोल इंडिया, GMDC और NLC इंडिया, ये 3 स्टॉक को आप अपने रडार पर रखिए। देखिए कोल इंडिया तो बहुत ही स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से कोयले की मांग बढ़ रही है वहां पर आप समझ सकते हैं कि इनके जो ई ऑप्शन वॉल्यूम्स है और रियलाइजेशन है यहाँ पर आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अलावा GMDC और NLC इंडिया, क्योंकि लिग्नाइट जो है ये दोनों कंपनीज बनाती हैं, इसकी माइनिंग करते हैं और इसका इस्तेमाल भी अगर आप देखें तो पावर जनरेशन में किया जाता है। थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है लिग्नाइट, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनके लिए मौके बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन पावर कंपनीज पर खास नजर रखनी है क्योंकि दरअसल देखें तो कई सारी जो पावर कंपनीज है उनके पास केवल 1 हफ्ते का ही जो कोयले का भंडार था। लेकिन टाटा पावर और अदानी पावर, ये 2 कंपनीज ऐसी है जिनके पास अगर आप देखें तो पर्याप्त लगभग 2 हफ्ते से ऊपर का जो है स्टॉक था और इनके लिए जो है मौका इसके लिए बनते हुए नजर आ रहा था क्योंकि अब जो है सरकार मान रही कि कोयले की शॉर्टेज के चलते इन्हें जो इनकी सरप्लस बिजली है वो एक्सचेंज पर बेचने की जो है अनुमति मिल सकती है। और वैसे अगर आप देखें तो जो पावर परचेज अग्रीमेंट्स हैं वो काफी सस्ते दामों पर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अडानी पावर जो है फिलहाल गुजरात और हरियाणा को ₹2.35 प्रति यूनिट के हिसाब से सप्लाई करता है। टाटा पावर करीब 5 राज्यों को केवल ₹2.26 प्रति यूनिट के हिसाब से सप्लाई करता है। और स्पॉट की कीमतें अगर आप देखें तो काफी बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। IEX पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं वो करीब ₹6.60 के आसपास के औसत यूनिट्स हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी है जहां पर 16 से लेकर ₹20 प्रति यूनिट तक के जो है दाम देखे जा रहे हैं। यानी स्पॉट में जो मांग है, डिमांड है और पावर की कीमतें, इसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और अगस्त में अगर वैसे भी देखें तो अनलॉक के बाद जो पावर की डिमांड है इसमें आपको 17% का इजाफा देखने को मिला है। तो टाटा पावर और अदानी पावर इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो क्लियर कट बेनिफिशियरी है।
एक और कंपनी खास है IEX, इस दो स्टॉक में लगातार 2 दिन से बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर देखे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। इसका सीधा बेनिफिट जो है IEX और PTC इंडिया 2 स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। लेकिन कल जो है कोयला मंत्रालय की जो समीक्षा बैठक थी वो समाप्त थी, और उसके बाद की जो हाइलाइट्स हैं वो जानना भी काफी जरूरी है। देखिए, कोयला सेक्रेटरी ने कहा कि थर्मल पावर प्लांट्स की जो कोयले की उपलब्धता है इसे वो क्लोजली वॉच करो, और इनफैक्ट पिछले 3 से 5 दिनों में अगर आप देखें तो सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ाई भी है। कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है महानदी कोलफील्ड्स, वहां से अगर आप देखें तो रिकॉर्ड डिस्पैचेस देखने को मिले हैं। पिछले 3 दिन में पावर कंपनीज को जो है लगातार 1.4 मिलियन टन रोजाना सप्लाई की जा रही है। यानी कोयला मंत्रालय कह रहा है कि कमी तो थी, लेकिन जो अब इस इशू को जो है एड्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्द जो है सिचुएशन नॉर्मल होगी। चलिए, तो कोल की हो रही है शॉर्टेज, और इसकी वजह से कोल इंडिया, NMDC, माफ कीजिएगा, GMDC, नेवेली लिग्नाइट, इन जैसे स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही पावर सेक्टर और ऑफ कोर्स पावर एक्सचेंजेस। IEX सबसे आगे है, 3 दिनों में जबरदस्त उछाल दिखा चुका है, आज भी 11% की तेजी है। और PTC इंडिया यहां पर भी रखिए नजर, क्योंकि पावर ट्रेडिंग का इनका भी है कारोबार। तो इस पूरे स्पेस में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। एक बार जरा TVS मोटर्स को भी पुल अप करिए, क्योंकि इसके बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। मोटरसाइकिल बिक्री 1.1% घटकर 2.25 लाख की आती हुई दिखी है। हमने अनुमान लगाया था यहां पर 2,82,000 का, तो थोड़ी यहां पर अनुमान से कम आई है। एक्सपोर्ट्स में 61% की आपने बढ़त देखी है, तो वो एक अच्छा फैक्टर यहां पर आते हुए दिखा। और कुल बिक्री भी 1.1% बढ़कर करीब 2.9 लाख यूनिट्स की आई है। तो ओवरऑल ठीक नंबर्स आए हैं, हल्के से अनुमान से सुस्त हैं, बट ओवरऑल बिक्री ठीक ही रही है जहां तक TVS मोटर्स का है सवाल। ऑटो स्टॉक्स पर है फोकस, पर आइए देखते हैं जय के रेडार पर है कौन सा स्टॉक। बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए। जी दीपांशु, ऑटो स्टॉक्स तो डेफिनेटली अच्छा करने को ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि NBFCs भी यहाँ से अच्छी करनी चाहिए, फाइनेंशियल कंपनीज आई मीन टू से यहाँ से अच्छा ही करेगी, बहुत ही अच्छे मोमेंटम में आ चुकी है। चोला फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है इस लेवल्स पर, इसलिए इसका 570 का कॉल ऑप्शन मैं रेकमेंड कर रहा हूँ दीपांशु, जो करीब अभी आपको ये 25 रुपए के आसपास मिलेगा। 25 के लेवल्स पर चोला फाइनेंस का आप 570 का कॉल खरीदे। इसमें जो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा वो 35 का रहेगा, दूसरा टारगेट 40 का, 35, 40 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। 19.5 का एक स्टॉप लॉस लगा के। रीजन ये है इसका कि क्लियरली एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट है। 200 डेमा पे ये स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म की, उसमें से ब्रेकआउट आया। ये टारगेट अगर हम देखें ना दीप, तो 600 के पारे निकल जाएगा ये स्टॉक, मतलब उसका लाइफ टाइम हाई फिर से हमें देखने मिल सकता है। अच्छा खासा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ये स्टॉक ने एक बाय क्रॉसओवर दिया है। मंथली डिग्री पर अच्छा बाय मोड में है, डेली पर फिर से आया है, वीकली काफी ओवरसोल्ड है। आई थिंक ओवरऑल अगर सारी पैरामीटर्स पर अगर हम देखें तो एक अच्छा लॉन्ग साइड का कैंडिडेट बन रहा है, जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा लाइफ टाइम हाई भी बन सकता है। तो इसलिए चोला फाइनेंस का 570 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो चोला फाइनेंस 570 का कॉल ऑप्शन खरीदें। NBFCs पर भी रखिए नजर, M&M फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग और अब चोला फाइनेंस पर आपके लिए बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। तो ये भी एक स्पेस है जो एक्टिव है। निफ्टी पर मत देखिए, फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट फाइनेंशियल्स पर रखिए नजर, और ब्रॉडर मार्केट में भी आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। BHEL पर अभी बात करने के बाद हम देख रहे हैं 2% का अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक आते हुए दिखा है, और जो 56 का लेवल आशु जी बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी लेवल पर आपको BHEL आते हुए दिखा है। तो अब देखते हैं यहां से कैसी चाल रहेगी BHEL की भी। पर कुछ और काउंटर्स जहां पर एक्शन बन रहा है, किरण जी, सिटी यूनियन बैंक जरा इसके चार्ट देखें। यूजुअली इतनी चर्चा में नहीं होता है, बट आज 5-5.5% का उछाल है सिटी यूनियन बैंक पर। कोई इंटरेस्ट सर, क्या चल रहा है इस चार्ट में? बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये दीप ये स्टॉक ने एक यू टर्न लिया है। पिछले 4 दिनों में बहुत बड़ी रैली 145 से 160 तक देखने को मिली है। मेरा मानना है कि इधर से और बढ़त थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो बैरियर है वो लगभग 165 के आसपास है। अभी के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है वो 156 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशन बनाए रखने की सलाह होगी।
ओके, तो नजर रखिए सिटी यूनियन बैंक, यहां पर भी एक्शन बन रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल की अभी बात हो रही थी, ओबरॉय रियल्टी जो वायदा कारोबार का हिस्सा बनेगा उस पर रखिए नजर। 10%। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर 5.5% का उछाल है और बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स स्पेशली जो मुंबई के आसपास के काउंटर्स हैं वहां पर आपको जबरदस्त एक्शन बन रहा है। क्या ऐसी स्पेशल खबर है मुंबई रियल एस्टेट काउंटर्स को लेकर? आइए इसके बारे में जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, काफी अच्छा रिसर्च यहाँ पर और डेटा आता हुआ दिख रहा है। अगस्त में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा घरों की बिक्री देखने को मिली है। मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट में लगातार उछाल की यहाँ पर खबरें हैं। अगस्त में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें 157% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। सालाना आधार पर 6,784 यूनिट की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती हुई दिख रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रजिस्ट्रेशन में फ्रेश सेल्स की ज्यादा तादाद है। रजिस्ट्रेशन में करीब 92% यहाँ पर यूनिट्स जो हैं, यानी कि करीब 6,241 यूनिट जो हैं वो फ्रेश बिक्री होती हुई दिखी है। रीसेल नहीं है, फ्रेश सेल है। ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में ये डेटा सामने आया है। नए घरों की बिक्री के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, टाइम ड्यूरेशन और ग्रोथ की अगर हम बात करें पिछले 3 महीनों की, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में, जून में करीब 42% की ग्रोथ न्यू सेल्स में दिख रही थी, जो जुलाई में 53% की ग्रोथ होती हुई दिखी और अगस्त में जाते जाते 92% की ग्रोथ फ्रेश बिक्री में देखने को मिली है। अब 10 सालों में अगस्त महीने का ट्रेंड कैसा रहा है, इसका एक डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। 2012 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 2012, 13, 14 और 15 में बिक्री में ग्रोथ देखने को मिली थी सालाना आधार पर। 16 में एक डिप आया, फिर 17 में भी एक डिप देखने को मिला। 2018 में 40% की ग्रोथ बिक्री में देखने को मिली। 2019 और 20 में फिर से 14% और 55% की गिरावट ग्रोथ में देखने को मिली। ऑफकोर्स यहाँ पर कोरोना टाइम्स का एक असर देखने को मिला और 2021 तक जाते जाते 157% की ग्रोथ सालाना आधार पर बिक्री में रजिस्ट्रेशन में देखने को मिल रही है। तो क्लियरली 2012 से लेकर 2021 तक की अगर बात करें, यहां पर नए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 157% का जंप आता हुआ दिखा है। पर्टिकुलरली ये सिर्फ मुंबई मार्केट की बात हो रही है, इसलिए मुंबई रियल एस्टेट से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, कोल्टे पाटिल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर्स, अजमेरा रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, ये तमाम शेयरों पर इस खबर के चलते नजर होनी चाहिए। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में है जबरदस्त एक्शन और ये एक्शन और बढ़ता हुआ आगे। बढ़ते हैं आगे और एक और एक्शन के लिए तैयार स्टॉक बताएंगे आपको किरण जी। वक्त है किरण का कमाल का। बताएं किरण जी। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है और बाय करना है मैकडोवेल्स यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स। इधर से मुझे लगता है कि लगभग 750 के टारगेट्स आपको कल दिखने को मिल जाने चाहिए। बीटीएसटी के लिए बहुत बेहतरीन है और सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी रहेगी ऑप्शन द्वारा का अगर करते हैं 730 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 31-20 के आसपास मिल रहा है वो बाय करने की सलाह है अनिल जी। इधर से मुझे लगता है कि आपको 40-42 के टारगेट्स कल सवेरे सवेरे देखने को मिल जाने चाहिए और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 3 रुपए नीचे है। 27 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस आपको मैकडोवेल्स ले लेने चाहिए। स्ट्राइक प्राइस 730 के कॉल ऑप्शंस में। तो 30 का कॉल ऑप्शन खरीदिए मैकडोवेल में, 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए आप, 30-31 के आसपास खरीदिए। 40 से 42 तक के टारगेट के लिए मैकडोवेल में खरीदारी करने की राय। सचिन जी को पसंद है यूबीएल और यहाँ पर मैकडोवेल्स खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। यानी कि लीकर स्टॉक्स में भी फिर से एक्शन बनने की पूरी तैयारी होती हुई दिख रही है और कल भी ये स्टॉक रडार पर आया था खरीदारी करने के लिए, आज फिर से रडार पर आता हुआ दिख रहा है। तो एक्शन भरपूर है, कहीं न कहीं स्टॉक्स में और तेजी के संकेत आते हुए दिख भी रहे हैं। बाजार थोड़े से नीचे 17,100 से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी 200 पॉइंट ऊपर है लेकिन ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया है। तो लगभग बैंक निफ्टी में आप कह सकते हैं 450 अंक ऊपरी स्तरों से फिसला है। 37,000 के नज़दीक पहुंचने के बाद अब 36,600 के आसपास आता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स निफ्टी 17,100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। जरा इस खबर को हम पूरा दिखा दें आपको कि एग्जैक्टली क्या खबर है, बिग ब्रेकिंग आपके लिए। और बाजार की मांग के मुताबिक रिजर्व से और मेटल की बिक्री करेगा चीन। ये तो फिर इसका मतलब मेटल स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। मेटल स्टॉक्स में जरा एक बार
हिंडाल्को और नेल्को ये दो स्टॉक दिखाएं, क्योंकि कॉपर के दाम तेजी से घटे हैं, तो हिंडाल्को, नेल्को दो स्टॉक आपके सामने लाते हैं जहां पर जिनके लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। और चीन अपने मेटल रिजर्व्स में से और ज़्यादा बिक्री करने को तैयार है, और इसका मतलब ये है अगर चीन अपने मेटल रिजर्व से बिक्री करेगा तो मेटल्स के दाम ठंडे रहेंगे, गिरेंगे, कम से कम बढ़ेंगे नहीं, ये इसका मतलब निकाला जा सकता है। तो नेल्को, हिंडाल्को और अब आप देख सकते हैं कॉपर के दाम थोड़े से तेज़ी से घटते हुए दिखें, 2-2.5% कॉपर ऊपरी स्तरों से नीचे आता हुआ दिखा। तो कॉपर वाली कंपनी जो नेल्को है, हिंडाल्को, इनके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर इस वक्त आप मान सकते हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही, तो ये है वो खबर जिस पर करना है फोकस आपको। शॉर्ट कॉल वैसे तो कोई दे नहीं रहे, एक बार आशु सर को ही पूछ लूँ। आशु सर, ये जरा नेगेटिव खबर थोड़ी आई है चाइना से, कैसे देखते हैं हम? चाइना कह रहा है कि हम जो हमारे पास मेटल्स के रिजर्व पड़े हैं, स्पेशली कॉपर के, उसकी बिक्री करेंगे, अगर बाजार को चाहिए तो हम सप्लाई देंगे, चिंता की बात नहीं। कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी देखिए, मेटल एक सेक्टर है जिसको मैंने अभी 15 मिनट पहले आइडेंटिफाई किया और JSW स्टील की शॉर्ट कॉल भी दी है। हिंडाल्को नाल्को मैंने जी क्योंकि मैंने पर्पसली अवॉइड किया है, वो बैन में चले जाता है नाल्को, बट अदरवाइज अनिल जी मेटल में नेगेटिव न्यूज है, इसीलिए मैंने बाकी लॉन्ग कॉल्स के साथ जो हेड शॉर्ट है वो JSW स्टील में ही दिया और मुझे लगता है उससे बने रहना चाहिए। सिर्फ 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऐसी अगर फेवरेबल न्यूज आएगी तो अनिल जी मेटल जिस तरह से बढ़ा था सेक्टर, ये आपको शॉर्ट साइड पे भी बड़ा पैसा दे सकता है। मतलब आप ये मतलब इन स्टॉक्स में पोटेंशियल है, ये 700-700 रुपए स्टॉक है कि 25-25 रुपए 5-5% घट सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 5% ही घटेंगे, लेकिन ऐसे मूव्स आपको नीचे, तो अगर शॉर्ट नहीं कर सकते तो लॉन्ग नहीं रहे, क्योंकि मेटल इस वक्त सडनली फ्लेवर में नहीं है। तो प्रूडेंस ये कहती है कि अवॉइड करें अगर शॉर्ट नहीं कर सकते तो। बट मैंने अनिल जी हेड शॉर्ट में मेटल स्टॉक ही चुना था, विच वॉज JSW स्टील। बिल्कुल, JSW स्टील आपने चुना था, और यहाँ पर स्पेसिफिकली चाइना की तरफ से जो मेटल्स में सप्लाई रिलीज़ करने की बात आई है वो कॉपर और एल्यूमिनियम, इन दो मेटल्स पर ज़्यादा आती हुई दिखी है। आप देख सकते हैं दिन के लो पॉइंट पर मेटल स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। JSW स्टील मेटल लो पर है, हिंडाल्को डे लो पर है, नेल्को देखिए नेल्को डे लो पर है। तो ये तीनों ही स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। ये है बड़ी खबर इस वक्त की आपके लिए। क्या कुछ और कमजोर हो सकता है? सचिन जी जरा देखिए, नेल्को चार्ट पर राय दीजिए। हाँ अनिल जी, नेल्को के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जी 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 अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में, लगभग अराउंड 84 के लेवल के आसपास। तो उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर वीकनेस नहीं नज़र आ रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वहाँ पर जाकर कहीं पे एक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो उसके वजह से थोड़ा सा दबाव हो सकता है। बट 84 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ पर वापस स्टॉक रिव्यू करना चाहिए। तो थोड़ा और नीचे आए फिर रिव्यू कर लें एक बार, डरने घबराने की फिलहाल कहीं कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये है आपके लिए चीन की तरफ से जो खबर आती हुई दिख रही है, उसकी वजह से आज मेटल शेयरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, सुबह से थोड़े ठंडे हैं, थोड़ी ठंड और कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। वेदांता, इस पर भी एक बार जरा राय ली जाए। 2% नीचे है आज, लेकिन आज बड़ी बैठक है बोर्ड की जिसमें डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। संभावना ये बताई जा रही है कि 5% से ज़्यादा का, यानी 15 रुपये प्लस का डिविडेंड हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड में कैश और फ्यूचर्स में किसी तरह का कोई डिस्काउंट है नहीं। वेदांता, क्या बाकी मेटल शेयरों के सामने ये एक परफेक्ट हेज हो सकता है खरीदारी करने के लिए आज से? जरा इसके चार्ट देखिए। बंसल जी राय दीजिए वेदांता। अनिल जी, वेदांता का अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अभी राइट नाउ हल्का सा एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ऊपर में 299 एक रेजिस्टेंस निकल के सामने आया है, और नीचे में 295 एक सपोर्ट है। तो 295 के लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पर शॉर्टिंग की राय होगी। 295 के लेवल्स टूटे उसके बाद यहाँ पर शॉर्टिंग की राय होगी, और 299 के ऊपर निकलेगा तो खरीदारी की राय होगी। एक स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हल्का सा नेगेटिव बायस है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। ये है आपके लिए वेदांता पर राय। और इस बीच निफ्टी 17,075 पर फिर से आ चुका है। दिन के लो पॉइंट यहीं पर सपोर्ट लेकर रिकवरी आई थी, उस रिकवरी के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आकर दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही सुमित जी अपडेट दे रहे हैं, और सुमित जी का ये कहना है कि सुबह जो 17,250 का पुट ऑप्शन खरीदने की उन्होंने राय दी थी, और जिसमें 200 रुपये का रखा था टारगेट, 175 और 200 का टारगेट, तो 175 का टारगेट हासिल होता हुआ, साइन सेल डिलीवर्ड, सुमित जी का टारगेट हिट इस वक्त होता हुआ
आपके लिए निफ्टी के पुट ऑप्शन में। और अभी वाला जो पुट ऑप्शन है उनका 17,150, उसे आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। 121, 151 लिफाफे वाले लेवल्स आते ही हैं जनरली, आपने देखा ही है। ये है सुमित जी की तरफ से राय आती दिख रही। आइए कैश के ऑप्शन के लिए तैयार है जय ठक्कर। बताएं सर। जी अनिल जी आई वुड स्टिल लाइक टू स्टिक विद बैंक निफ्टी। हालांकि और थोड़ी बहुत यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर या तो प्रॉफिट बुकिंग रहता है, मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने मिल सकती है एक हायर लेवल से, जो हिसाब से हमें एक रिवर्सल आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में देखने मिला है। और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अगर हम देखें अनिल जी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, निफ्टी के मुकाबले पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 1/4% or more than that, and निफ्टी तो ऑलरेडी नेगेटिव है। सो निफ्टी 17,000 तक के लेवल्स छू सकता है फॉर श्योर, बट वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में एनर्जी में मानता हूँ कि 36,300 400 की जो रेंज है वो बहुत ही अच्छी सपोर्ट रेंज है। आई डोंट थिंक वो ब्रेक करनी चाहिए अभी इमीडिएट बेसिस पर, जो हिसाब से एक अच्छा रिवर्सल वहाँ पे देखने मिला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही खत्म होती है फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। सो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और वो ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट अगर कोई एवरेज आउट ट्रेडर्स हो तो वो लोग अभी भी खरीद सकते हैं, नीचे भी खरीदे। सो अनिल जी मैं जो अभी कॉल दे रहा हूँ वो है 36,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, बट 9 सितंबर की एक्सपायरी का ये कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूँ, जो करीब अभी अनिल जी ट्रेड कर रहा है 386 पर। सो 386 पर इसको खरीदे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 170 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अनिल जी मैं रेकमेंड करूंगा बिकॉज डिप आ सकती है थोड़ी बहुत 100-200 पॉइंट की। सो 170 का हमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 386 पे खरीदने के बाद। ऊपर में जो अनिल जी इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा वो रहेगा 570 का। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 1:1 का है। सेकंड टारगेट अनिल जी जो बन रहा है इसका वो है 705 का, 705 का। मानना ये है मेरा अनिल जी कि अगर ये 37,000 तक आ जाता है देन हमारे टारगेट्स हासिल हो सकते हैं, और अगर वो लेवल्स निकलता है तो और भी अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 36,300-400 की रेंज को होल्ड करना चाहिए बैंक निफ्टी को। ओके, तो 36,300-400 की रेंज को होल्ड करना चाहिए बैंक निफ्टी को। निफ्टी में थोड़ी सी आपको परेशानी दिख रही है, पर इसके साथ अब बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। अगले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी की कॉल खरीदनी है। आइए एक बेगोल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी के तौर पे मैं यूबीएल को रिकमेंड करूंगा। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, 1554 का करंट भाव है। मुझे लगता है 1575 1580 एक 20 से 22 रुपए की मूव यहाँ से मिलनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 1538 का होना चाहिए। 1575 1580 तक के टारगेट्स कल सुबह देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 1580 की तरफ जा रहा है यूनाइटेड ब्रूरीज। सचिन जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आपको खरीदारी की राय दी थी। 1580 का पहला टारगेट सचिन जी का भी था और फिर 1630, और आज सुबह शुभम जी ने भी ऑप्शन के जरिए यहां पर एक कॉल दी है। तो लिकर स्टॉक्स पर रखिए नजर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों पर बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इन दोनों काउंटर्स पर आपके लिए राय आ रही है। आइए ऑटो स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, एक बार कुशल से जान लेते हैं कि अब तक की जो ऑटो सेल्स आई हैं वो कैसी रही हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ऑटो सेल्स जिस तरह की बिक्री आती हुई नजर आई है उसमें क्लियर कट विनर जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स निकल कर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री आपको बताता हूँ, जहां पर मारुति सुजुकी ने बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स पोस्ट किए हैं। यहाँ पर 1,28,500 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 1,30,700 यूनिट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हालांकि M&M का जो परफॉर्मेंस था वो काफी ढीला रहा, जितना हमारा अनुमान था उससे काफी कमजोर जो है सेल्स बिक्री जो है आती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और इस बारी भी अगस्त में इन्होंने बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स घोषित किए हैं। 25,000 के अनुमान के मुकाबले 28,000 यूनिट्स पोस्ट की है कंपनी ने। कमर्शियल व्हीकल्स आइशर मोटर्स की जो VECV स्पेस है वहां पर दमदार आंकड़े आए हैं। 4200 यूनिट्स का अनुमान था हमारा, ऑलमोस्ट
94% यहाँ पर इनकी सेल्स बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की जो डोमेस्टिक सीवी स्पेस है वहां पर भी 48 से 55% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है और दोनों ही बेटर देन एस्टिमेट्स रहे हैं। टू व्हीलर्स की बात करें तो बजाज ऑटो और साथ ही अभी आपने देखा कि टीवीएस मोटर्स के नंबर आए हैं, दोनों के अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और अंत में ट्रैक्टर स्पेस की बात करेंगे तो हमारा जितना भी अनुमान था, चाहे आप एम की बात करें जो फार्म इक्विपमेंट इनके डिवीजन है और जो एस्कॉर्ट्स है, दोनों के अनुमान से कमजोर साइड पर नंबर्स आए हैं। तो क्लियर कट अभी तो जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और टू व्हीलर्स हैं ये क्लियर कट विनर दिख रहे हैं अगस्त ऑटो बिक्री आंकड़ों में। ओके, तो अगस्त ऑटो बिक्री आंकड़े में कुछ नंबर्स क्लियर कट आपके लिए बिक्री दिखा रहे हैं, पर कहीं पर आपने थोड़ी सुस्ती भी आती हुई देखी है। अनुमान से थोड़ी सुस्ती रही है कुछ कंपनी से। एनएमडीसी अपडेट आ रहा है, अगस्त में कुल बिक्री 29 लाख टन की रही है। इसको कंपेयर करके बताएंगे आपको कि ये मंथ ऑन मंथ वाई बेसिस पर गिरकर आई है या बढ़कर आई है। पर अभी थोड़ी जो चिंता की बात आ रही है, जहां तक चाइना अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से और बिकवाली करने वाला है, वहां से एनएमडीसी पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि गिरावट भी हुई है आयरन ओर प्राइसेस में। एक बड़ा उछाल हुआ था और उसके बाद रिसेंटली पिछले हफ्ते में आपने गिरावट भी देखी है। पर साल दर साल देखें तो 86% की बढ़त रही है अगस्त की कुल बिक्री में। यह है आपके लिए एनएमडीसी का अपडेट। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, लगभग 1.5 महीने के बेस बिल्डिंग के बाद एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट हमें जीएमआर इंफ्रा पे देखने को मिला है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो 30 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन में लगभग 75 लाख शेयर्स ट्रैप हो चुके हैं। मेरा मानना है कि इधर से ये ट्रैपिंग के वजह से आपको कैजुअली ये 3 से 4 दिनों में 32, 33 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आएगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी आपको बाय करने की। 30 रुपए प्रीमियम का जो जीएमआर इंफ्रा कॉल ऑप्शन है वो बाय करना है। 1 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इधर से आपको 3 रुपए ने ऑप्शन डबल हो जाएगा, तो काफी बड़ी अपसाइड आपको परसेंटेज टर्म्स में देखने को मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1 रुपए 25 पैसे रहेगा। मेरे टारगेट जीएमआर के लिए लगभग 3 रुपए के रहेंगे, जो कि 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ये बहुत बेहतरीन है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जीएमआर इंफ्रा, जहां पर आपको रखनी है नजर। किरण जी की तरफ से एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आती हुई दिख रही है। पर आइए अब बाजार पर क्या करना है ये जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा है। थोड़ा सुस्त हुआ है डाउ फ्यूचर्स इन द सेंस कि जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो 150 पॉइंट्स ऊपर था, अभी 125 पॉइंट ऊपर है। हल्की सी वहां से कोई गिरावट ऐसी बड़ी नहीं आई है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था यूएस मार्केट्स में नैस्डैक में ज्यादा एक्शन था। यूरोप के बाजारों में दमदार तेजी है सर, 1% ऊपर यूरोप आपको दिखेगा। कच्चे तेल में भी आप थोड़ी खरीदारी देख रहे हैं। आज ओपेक की बैठक पर नजर है और क्या फैसला निकल कर आता है वहां पर भी नजर रहेगी। सोने में भी थोड़ी खरीदारी है, रुपया एकदम स्टेबल है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? दीप, मुझे लगता है कि तेजी करके जाना चाहिए और उसकी वजह यह कि दिन के लोअर पॉइंट पर बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं और एकदम 17,050 के आसपास आ चुके हैं। थोड़ा और नीचे गिर जाए तो खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। यहाँ से भी ले सकते हैं। बेसिकली आपका स्टॉप लॉस 16,900 का होगा। 16,925 से 17,000 ये आपके लिए खरीदारी की रेंज है। तो चाहे तो अभी, चाहे तो 17,000 के आसपास मिले, वहाँ पर मुझे लगता है इन लेवल्स पर भी बुरा नहीं है। 17,000 16,950 आए तो और ऐड करना है। अब 16,900 के नीचे बंद होगा तो ही आपको पहले सोचना है कि मेरी लॉन्ग पोजीशन रखूं या कम करूं। तब भी ट्रेंड कोई ख़राब नहीं होगा। सिर्फ इस लिहाज से आपको सोचना है कि भाई मेरी पोजीशन ठीक तो है। अल्टीमेटली पॉजिटिव ट्रेंड न्यूट्रल तब होगा जब आप 17,600 के नीचे बंद होंगे। जब तक 17,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 16,600 के नीचे बंद होंगे तो आपके लिए ट्रेंड न्यूट्रल होगा। 16,600 के ऊपर जब तक बंद हो रहे हैं ट्रेंड पॉजिटिव है। पहली चीज़, 16,900 के नीचे बंद होंगे तो ही आपको ये सोचना है कि करेक्शन क्या ज़्यादा हो सकता है। 16,900 के ऊपर जब तक बंद हो रहे हैं तब तक बढ़िया है। अब रहा सवाल अभी 17,050 का, यहाँ पर भी लेना चाहिए। यहाँ से लेकर 16,950 100 पॉइंट नीचे तक खरीदारी की रेंज है। 16,900 का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ के जो आपके टारगेट हैं वापस से बनेंगे वही 17,100, 17,125,
17,200 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। तो कहीं कोई मुझे चिंता की बात नहीं नज़र आती, खरीदारी करने का बिल्कुल मौका है। और लोअर लेवल्स पे करेक्शन के बाद और बाजार हल्के हो चुके हैं, पुट कॉल रेशियो ठीक है, एफआईज का एक्शन ठीक है, ग्लोबल मार्केट भी बहुत 100 पॉइंट करीबन डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, तो खरीदारी कर सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी भी 36,550 कल के हाइज के आसपास ऊपर बंद हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और यही 36,750, 900, 37,000 इन तीनों टारगेट के लिए बस एक ही काम करिए, जो भी आप खरीदारी करें ऑप्शंस के जरिए खरीद लें, जैसे कि 36,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, 17,000 या 17,050 का कॉल ऑप्शन खरीद लें। बस ऑप्शंस के जरिए खरीदारी करें ताकि आपकी रिस्क लिमिटेड रहे, लेकिन खरीदारी ही करनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात अभी दिखती नहीं। जी दीप, खरीदारी करनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है। कल एक्सपायरी भी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी उससे पहले हुई है और बाजार थोड़ा हल्के भी हो गए, बट आपको मौका दे रहे हैं वापस एंट्री का, तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। यह है आपके लिए अनिल जी की राय। इस समय पर थोड़ी आपने गिरावट इस समय आती हुई देखी है कुछ फ्रंटलाइन नेम्स में भी, बट कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी देख रहे हैं। लिकर के अलावा भी नजर रखिए, बाजार में भरपूर स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। लंबे समय बाद पीएनबी पर थोड़ी आज खरीदारी होती हुई दिखी है, जिस तरह से बैंक्स एक्शन में रहे हैं और 2% ऊपर लगभग दिन की ऊंचाई के करीब ही पीएनबी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। जरा इसकी चार्ट्स पर नजर डालें बंसल जी, क्या अब पीएनबी में भी थोड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करें जिस तरह से हर बैंक में थोड़ा एक्शन आ रहा है? बिल्कुल दिपांशु, पीएनबी में भी मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां देखने को मिला है। 37 रुपीज के नीचे के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 36.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 39.5, 40 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर दीपांशु पीएसयू बैंकिंग में जाना है तो स्टेट बैंक के बाद जो कोई काउंटर अच्छा लग रहा है, जो बेस्ट काउंटर टेक्निकली लग रहा है, वो है कैनरा बैंक, जो कि कल बैन में आ गया था। अगर यहाँ पे कोई नई पोजीशन लेनी हो तो कैनरा बैंक टॉप बेट लगता है, जहां शॉर्ट टर्म में 15 से 18% के अपमूव की संभावना ज्यादा लगती है। ओके, तो कैनरा बैंक ज्यादा एक्शन में है, पर ये वायदा कारोबार की है बैन लिस्ट में। पर नजर रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक और काउंटर जहां पर तेजी आ रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, यहां पर भी आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इस पर एक बार फिर से मूवमेंट आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है फिर मूव करता है। किरण जी, कुछ दिन पहले आपकी 10 की कमाई का भी आइडिया था, कोई राय? एस्टर डीएम आज 6-6.5% ऊपर सर। दीप, ये तो डिलीवरी मार्क करके रखनी है। मैंने कहा था 300 के टारगेट से बिल्कुल आते नजर आएंगे। 3 महीने के अवधि थे, अभी तो सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पर बहुत बढ़िया मूव हमने देखी है 195 से लेके लगभग 228 तक। पर मेरा मानना है कि मेरा कन्विक्शन बहुत हाई है इस काउंटर पे। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि आपको कैजुअली 300 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर आपको इस स्टॉक के लिए वक्त देना पड़ेगा। सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का क्लियर कट सिनेरियो चार्ट पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो 300 के लिए नजर रखें, डिलीवरी लेकर रखें, डिप आए तो खरीदारी भी करें। किरण जी का भरोसा, एस्टर डीएम आज भी 7% ऊपर। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, बेवरेजेस स्टॉक्स में से वरुण बेवरेजेस में मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। कैश सेगमेंट का स्टॉक होगा, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 830 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 904 का, जो इसका एक लाइफ टाइम हाई है, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1040 का। खरीदारी करनी है वरुण बेवरेजेस में। ओके, तो वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करके चले, ये आ रही है आपके लिए सचिन जी की तरफ से राय। नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी, नजर रखिए कुछ और काउंटर्स पर भी। मिंदा कॉप, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था एक्सक्लूसिवली कि ईवीज के लिए कुछ कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट होने वाले हैं उस पर BIS स्टैंडर्ड लागू होंगे। मिंदा कॉप, जरा जय इसकी चार्ट देखें, 2.5% का उछाल और अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। कोई राय चार्ट पर?
मैं तो कहूंगा कि दीप मिंडा कॉर्प में जो करेक्शन आया है शुड डेफिनेटली बी यूज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये स्टॉक अपने 200 डेमा के काफी करीब आ चुका है। अच्छा खासा करेक्शन हमें हाई लेवल्स पे देखने मिला है, और जो भी हमें करेक्शन देखने मिला है दीप, वो क्लियरली एक करेक्टिव पैटर्न है, कोई एक ऐसा इंपल्सिव फॉल है नहीं। और ऑन द डाउन साइड अगर मैं देख रहा हूँ दीप, इसका क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम स्टॉप लॉस देखें या तो सपोर्ट देखें तो लगभग 15,110 की रेंज में, सो बहुत ही करीब है उसके 110 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिंडा कॉर्प में डेफिनेटली ये करेक्शन को यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। पोजिशनली मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि इसमें लगभग 150-155 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो बड़े मूव्स आ सकते हैं। मिंडा कॉर्प पर रखिएगा नजर, काउंटर है एक्टिव। नजर रखिएगा शोभा पर, एक्शन उस पर भी आ रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एक और रियल एस्टेट स्टॉक जिसमें आप तेजी देख रहे हैं। ऑफकोर्स ओबरॉय रियल्टी वायदा कारोबार का हिस्सा बनेगा। अगली सीरीज से 10% ऊपर ये काउंटर क्लोज होते हुए आपको दिखा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स एक और रियल एस्टेट काउंटर जहां पर आपने तेजी देखी है। तो रियल एस्टेट एक बार फिर से बढ़िया एक्शन दिखाता हुआ। आज का स्टार अगर आप निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात करें, एशियन पेंट्स 3% ऊपर। वागले साहब ने यहां पर कुछ दिन पहले खरीदारी की भी राय दी थी। टाटा मोटर्स सेल्स अच्छी रही है कंपनी की, 2.5% ऊपर ये काउंटर। आइशर मोटर से भी मिला है थोड़ा सा सहारा। बजाज ऑटो भी पॉजिटिव क्लोज होता हुआ। SBI लाइफ, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, BPCL, श्री सीमेंट, टाइटन, इंडसेंट यहां पर भी है खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज माइल्ड पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहा है। बट 30 निफ्टी स्टॉक्स है नेगेटिव टेरिटरी में, उसमें हमने देखी है बड़ी गिरावट M&M पर आती हुई 3%। ऑटो बिक्री ने किया है निराश। इसके साथ ही वीकनेस आपको दिखी है सिप्ला में भी करीब 3% नीचे। टाटा स्टील, हिंडाल्को दोनों में ही प्रेशर बनता हुआ। चीन अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से और मेटल्स बेचने वाला है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं HDFC लिमिटेड, TCS, इन्फोसिस, ITC, मारुति, इन दिग्गजों में भी दबाव बनते हुए दिखा, जिसकी वजह से बाजार में सुस्ती दिखी। निफ्टी में स्पेशली और HDFC बैंक ने भी आज अंडर परफॉर्म किया है। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं थी, बट ब्रेथ निफ्टी की आज फेवरेबल नहीं रही है। बैंक्स में ऑफ कोर्स ज्यादा एक्शन था, पर टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी में भी थोड़ी मुनाफा वसूली। बट IEX लगातार 3 दिनों से शानदार तेजी में रहा है। काउंटर आज भी 11% का उछाल इस पर आपको आते हुए दिखा है। हैवेल्स, वोल्टास दोनों हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर, दोनों में 5 से 6% की तेजी। यूनाइटेड ब्रूअरीज 2 कॉल्स क्लोजिंग शो में आपके लिए 5.5% ऊपर। एक्साइड, आशुजी की पसंद 5% ऊपर। इंडियन होटल्स, GMR इंफ्रा, ग्रैन्यूल्स, BHEL, इंडिया बुल्स हाउसिंग, DLF, एस्ट्रल, साथ ही टाटा पावर, पॉलीकैब, चोला इन्वेस्टमेंट, इन सभी स्टॉक्स में आप देखते हुए। दूसरी तरफ गिरावट रही निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट में, नाल्को यहां पर भी कमजोरी, साथ ही इंडिया मार्ट मुनाफा वसूली, गुजरात गैस, सिंजीन, इप्का लैब्स, SRF और बजाज फिनसर्व यहां पर भी थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। तो अनिल जी, इंट्राडे आज नया रिकॉर्ड बना। आज क्लोजिंग पर निफ्टी रिकॉर्ड नहीं बना पाया जो पिछले 4 दिनों का इसका ट्रैक रिकॉर्ड था, बट फिर भी 17,050 के करीब निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होता है सर 36,500 के ऊपर। बिल्कुल दीप, और अच्छी क्लोजिंग कही जा सकती है बैंक निफ्टी के हरे निशान में। निफ्टी की भी कोई खास बुरी नहीं, 17,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हल्का फुल्का करेक्शन जो बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। एक तरफा बाजार चलें तो थोड़ा बहुत नीचे आना भी चाहिए, गलत नहीं है, और वो आता रहेगा। तो जब कभी भी झटका लगेगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर ना लगे। हाँ भाई, मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाता है, नीचे भी आता है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपको बता दें बस थोड़ी देर में, आपसे 5 मिनट बाद। सितंबर में कैसा रहेगा मॉनसून और देश भर में मॉनसून का ताज़ा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे IMD के DGM मृत्युंजय मोहपात्रा साहब, और उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। अब से थोड़ी देर में जानेंगे कि अगस्त का महीना किस तरह की प्रोग्रेस हुई और सितंबर के महीने में देश भर में मॉनसून कैसा रहेगा। शाम 5 बजे हमारा एक बेहद खास शो, और यह शो आपको मिस नहीं करना है। सेमीकंडक्टर्स की भारी किल्लत की वजह से ऑटो सेक्टर्स की नींद उड़ी हुई है। एक और जहां डिमांड फिर से तेज़ी से लौट कर आ रही है, गाड़ियों का वेटिंग पीरियड 5 महीने 6 महीने से लेकर 1 साल तक का हो गया है। इंडस्ट्री को उम्मीद ये थी कि ये फेस्टिव सीजन है, बड़ी डिमांड होगी तो हम बहुत अच्छी खासी गाड़ियाँ बेचेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये चिप्स नहीं मिल रही, सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, अब प्रोडक्शन अटका हुआ पड़ा है। आज ही आपने मारुति का सुना, पहले टाटा मोटर्स बोल चुका है, तो अब प्रोडक्शन समय पर ख़त्म नहीं हो रहा था, और होगा नहीं, गाड़ियाँ बनेगी नहीं तो बेचेंगे कैसे, करेक्ट। तो ये बड़ी समस्या है। कमी क्यों हुई सेमीकंडक्टर्स की, दूर कैसे होगी, कब तक होगी, और ये कंपनियां इसको दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं, इसी पर हमारा बेहद खास शो। आप मेहमानों की लिस्ट देखिए, स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ये शो करेंगे, लेकिन लिस्ट देखिए क्या ज़बरदस्त मेहमान है इस खास शो में हमारे साथ। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर साहब हैं,
जाने माने उद्योगपति हैं और एक्मा के प्रेसिडेंट और सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय कपूर साहब हैं, जिन्हें भी आप जानते पहचानते। सोना BLW हाल ही में लिस्ट हुई है, पहले सोना स्टीयरिंग के नाम से भी आप जानते थे, जो कंपनी बाद में जापानीज JTEKT हो गई। और फाड़ा के प्रेसिडेंट है वेंकेश गुलाटी साहब। तो 3 इंडस्ट्री के महारथी आपको बताएंगे। सेमीकंडक्टर कम, इंडस्ट्री बेदम, क्या है आगे की राह, ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। इसके बाद शाम 6:30 बजे का शो बेहद खास है। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आई है। एक तरफ जून तिमाही में GDP में उछाल दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार दिख रहा है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल का माहौल है। कोरोना के काबू में होने की उम्मीद से कंज्यूमर जबरदस्त पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस लेवल पर निवेश का फोकस क्या होना चाहिए, यहीं पर आज हम करेंगे फोकस। मनी गुरु में देखिए ग्रोथ का चौका कहाँ है मौका, और शाम 6:46 पर ही मनी गुरु में ही हमारी एक बेहद खास पेशकश जो आज से हम कर रहे हैं शुरू, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट में कैसे करें निवेश। हमारे साथ होंगे मिरे एसेट मैनेजर्स के ETF प्रोडक्ट्स के हेड सिद्धार्थ श्रीवास्तव साहब, जिनसे हम समझेंगे म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। और रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी है आज दिल्ली को लेकर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून की वापसी हुई है और वापसी होती है दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। बारिश भले कम हुई है, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन चुकी है और लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि चुल्लू भर पानी, यानी कि थोड़ी सी बारिश क्या हुई, दिल्ली डूबी गई है। तो इन्हीं सवालों के लेंगे जवाब। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे विश्लेषण, चुल्लू भर पानी, डूब गई राजधानी। इसके अलावा ढेर सारी अहम स्टोरीज, खबरें देश विदेश की आपके लिए होगी इंडिया 360 डिग्री में। यह है आज का विशेष आयोजन। आइए, क्लोजिंग हो चुकी है, फाइनल क्लोजिंग आप देख लीजिए 17,076 पर हुई है। तो 17,055 के आसपास निफ्टी था, 20 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है क्लोजिंग बेसिस पर। और बैंक निफ्टी भी 36,550 को होल्ड करने में कामयाब रहा है क्लोजिंग बेसिस पर 150 अंकों की तेजी के साथ। सेंसेक्स 214 अंक नीचे बंद हुआ है। विदा लेने का वक्त है आप सभी से। कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब, माफ़ कीजिएगा सेठी साहब नहीं, वागले साहब, आशु मदान साहब, सचिन जी, किरण जी, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। ओके, तो हमारा साथ देने के लिए आज आपका बहुत बहुत। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, जो बता दूं, 9:30 बजे भी आपके लिए एक विशेष शो है जो हमने सुबह 11 बजे किया था। अगर आपने मिस किया तो ज़रूर देखिएगा। पीक मार्जिन का, जो अपफ्रंट मार्जिन का आज से सिस्टम नया लागू हो गया, जहाँ 100% आपको मार्जिन देने, उसके सामने ये होगा शो। मार्जिन पीक, तैयारी ठीक। के माहेश्वरी साहब है प्रेसिडेंट एनमी के, उत्तम बागड़ी साहब चेयरमैन BSE ब्रोकर फोरम, रूप बुत्रा साहब आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के, संदीप जैन साहब ट्रेड स्विस ब्रोकिंग के, इन सब के साथ जो मैंने शो किया ये रात 9:30 बजे आप फिर से देख सकते हैं, मिस मत कीजिएगा। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।